कक्ष सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल नीलामी घर में लगभग सबसे प्रतिष्ठित कक्ष होने के कारण एक असाधारण रूप से विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता था, जिससे कोई भी नीलामी हॉल के लगभग हर कोने को देख सकता था। जैसे जैसे नीलामी का आधिकारिक समय करीब आ रहा था, इस विशाल नीलामी घर में अधिक से अधिक योद्धाओं की भीड़ उमड़ने लगी। नीलामी हॉल में आने वाले अधिकांश योद्धाओं ने सामान्य सीटें चुनी और केवल बहुत कम लोगों ने शीर्ष मंजिल पर विशिष्ट कक्षों को चुना। आखिरकार ये विशिष्ट कक्ष अविश्वसनीय रूप से महंगे थे, जो साधारण योद्धाओं की पहुंच से बाहर थे। नीलामी में भाग लेने वालों में से अधिकांश दिव्य विकास लोक के योद्धा थे, जबकि महाविपत्ति लोक के योद्धा केवल एक छोटा हिस्सा थे। बेशक इस छोटे हिस्से का मतलब कम संख्या नहीं था, बल्कि एक छोटा अनुपात था। केवल संख्या के मामले में महाविपत्ति लोक के योद्धा वास्तव में काफी अधिक थे। एक अगरबत्ती के जलने जितने कम समय में ही विराट ने 1000 से अधिक महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को नीलामी हॉल में प्रवेश करते देखा था। जब तक नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती, नीलामी हॉल में प्रवेश करने वाले महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या कम से कम दसियों हजार हो जाती। जहां तक दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की बात है, उनकी संख्या और भी चौंका देने वाली थी। विराट ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की संख्या कम से कम 1 करोड़ तक पहुंच गई। दसियों हजार महाविपत्ति लोक के योद्धा और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के योद्धा, यह एक भयानक और दमघोंटू शक्ति थी। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप अब पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था, फिर भी यह श्वेत हिम महाद्वीप से बहुत पीछे था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि स्वर्ग के बाहर के अन्य महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप को नीची नजर से देखते थे। उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत विशाल था। अंधकार दानव वंश के आक्रमण से पहले भी अपने चरम पर शक्ति सिंधु महाद्वीप श्वेत हिम महाद्वीप के मुकाबले कुछ भी नहीं था। इसके अलावा श्वेत हिम महाद्वीप दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर अपेक्षाकृत कमजोर था, और फिर भी यह ऐसा था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अन्य महाद्वीपों की शक्ति अकल्पनीय थी, और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पार सुवर्ण भूमि लोक के बारे में क्या, उसकी शक्ति भयानक थी, जो विराट की वर्तमान समझ से पहले ही परे थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि हरे वस्त्रधारी बालक अक्सर उसे कुएं का मेंढक कहता था, जो हर चीज से अनजान था। विशाल और असीम ब्रह्मांड की तुलना में शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में एक महत्वहीन छोटा कुआं था। ठीक जब श्वेत वस्त्र पहने विराट अंतहीन भावनाओं में खोया हुआ था, पुनीत ने अचानक कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी आएगा। कौन? श्वेत वस्त्र पहने विराट चौंका और तुरंत पुनीत की नजर की दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि एक नाजुक स्त्री सुलभ रूप वाला युवक हाथ में मुड़ने वाला पंखा लिए सामने वाले एक निजी कक्ष में प्रवेश कर रहा था। वह कक्ष भी एक विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष था। इस युवक के साथ 10 से अधिक लोग थे। बिना किसी अपवाद के ये सभी लोग पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा उनमें से आधे से अधिक द्वितीय पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वह युवक स्वयं एक तृतीय पारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ था। जब विराट ने इस युवक को देखा तो उसकी नजरें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसे उड़न मेघ गांव के मुखिया की तुलना में इस युवक से अधिक खतरा महसूस हुआ। स्पष्ट रूप से यह युवक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। केवल वही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग भी अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। वह कौन है? श्वेत वस्त्र पहने विराट यह देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। वह भी हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है, जिसका नाम ज्ञानेश है, जो हमारे महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र का पुत्र है। पुनीत ने कहा, वह भी तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है। यह सुनकर श्वेत वस्त्र पहने विराट फिर से चकित रह गया। उसे ज्ञानेश नामक इस स्त्री सुलभ युवक की शक्ति के बारे में या इस बात की कोई उत्सुकता नहीं थी कि वह श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था, बल्कि वह ज्ञानेश के प्रति पुनीत के रवैये के बारे में सोच रहा था। कौशल का सामना करते समय भी पुनीत इतना गंभीर नहीं हुआ था, लेकिन अपने श्वेत हिम संप्रदाय के ही साथी योद्धा ज्ञानेश का सामना करते समय पुनीत का रवैया इतना गंभीर था, जो यह दर्शाता था कि ज्ञानेश वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वास्तव में वह हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है, और उनमें से सबसे रहस्यमय है। पुनीत ने कहा, मैं अन्य 4 मुख्य शिष्यों की शक्ति का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन मैं ज्ञानेश को कभी समझ नहीं पाया। भाई विराट, यदि आप भविष्य में उसके साथ व्यवहार करते हैं तो आपको अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए। पुनीत के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्र पहने विराट ज्ञानेश नामक उस स्त्री सुलभ युवक पर कुछ और नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक जब वह ज्ञानेश का आकलन कर रहा था, ज्ञानेश को भी कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 18 की ओर देखा। हालांकि जब उसने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 18 के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले व्यूह प्रकाश स्क्रीन को देखा, तो ज्ञानेश ने भौहें सिकोड़ लीं। क्योंकि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 18 ने इस आवरण व्यूह को सक्रिय कर दिया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वे नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी जासूसी करे। यदि वह जासूसी करने के लिए बलपूर्वक अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करता, तो वह अनिवार्य रूप से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के नियमों का उल्लंघन करता। हालांकि श्वेत हिम महाद्वीप में उसका रुतबा ऊंचा था, लेकिन वह इस तरह के उल्लंघन का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए ज्ञानेश ने केवल उनकी दिशा में एक नजर डाली और फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। निजी कक्ष में प्रवेश करने के बाद ज्ञानेश ने कोई छलावरण व्यूह सक्रिय नहीं किया, बल्कि खुले तौर पर बैठ गया। अपनी स्थिति और शक्ति के साथ उसे श्वेत हिम महाद्वीप में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह कोई मूल्यवान खजाना प्राप्त कर भी लेता, तो उसे लालच की नजर से देखने की हिम्मत कौन करता। इसके अलावा उसकी सार्वजनिक उपस्थिति भी एक निवारक के रूप में कार्य करती थी। यदि नीलामी में उसे कोई वस्तु चाहिए होती, तो अन्य योद्धा उसके सम्मान का ध्यान रखते और उसके बोली लगाने के बाद उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत नहीं करते। निजी कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसके साथ आए योद्धा उसके विपरीत उसके दोनों ओर खड़े हो गए और बैठे नहीं। नीलामी में विराट न केवल श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक ज्ञानेश से मिला, बल्कि 5 मुख्य शिष्यों में से एक अन्य कुशाग्र से भी मिला। हालांकि कुशाग्र के पास ज्ञानेश जैसा भव्य काफिला नहीं था, जो इतने सारे विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। कुशाग्र नीलामी में अकेला ही पहुंचा था। उसने भी एक विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष चुना। जब कुशाग्र प्रकट हुआ तो ज्ञानेश ने भी उसकी ओर देखा। एक दूसरे की ओर देखने के बाद वे चुप रहे। हालांकि दोनों 5 महान शिष्यों में से थे, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और उनका इस माहौल में एक दूसरे का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। देवियों और सज्जनों, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली इस नीलामी में आपका स्वागत है। अधिकांश उपस्थित लोगों के प्रवेश करने के बाद एक लाल पोशाक पहने मोहक रूप वाली सुंदर महिला विशाल नीलामी मंच पर आई। वह आकर्षक और सुंदर महिला नीलामी मंच पर चढ़ी। उसकी खूबसूरत आंखें कमरे में मौजूद कई योद्धाओं पर पड़ी।
उसने अपने होंठ हल्के से खोले और मुस्कुराते हुए कहा, इस नीलामी के लिए हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने कई भारी भरकम खजाने तैयार किए हैं, जो निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई संतुष्ट होकर जाए। ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब कृपया हमारी नीलामी का पहला खजाना देखें। पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग। उस आकर्षक महिला ने बात करते हुए अपना हाथ हिलाया और 5 रंगों के प्रकाश से चमकती हुई एक तलवार उसकी हथेली के ऊपर मंडराने लगी। तलवार से प्रकाश निकल रहा था और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हो रही थी। स्पष्ट रूप से यह एक असाधारण जादुई हथियार था। पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र है। इसमें 5 तत्वों की शक्ति समाहित है: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। जो योद्धा इनमें से किसी भी तत्व का अभ्यास करते हैं वे इसकी अपार शक्ति को उजागर कर सकते हैं। जो कई तत्वों का अभ्यास करते हैं वे इसकी शक्ति को अधिकतम कर सकते हैं। उस आकर्षक महिला के हाथ के ऊपर मंडराती हुई तलवार को देखकर नीलामी हॉल में कोलाहल मच गया। शुरुआत में ही एक महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र। यह नीलामी अविश्वसनीय रूप से असाधारण है। ऐसा लगता है कि यह नीलामी सदी में एक बार होने वाली नीलामियों से भी अधिक शानदार होगी। हा, इतनी लंबी यात्रा करना सार्थक रहा। यह नीलामी वास्तव में उम्मीदों पर खरी उतरी। महाविपत्ति लोक का एक दिव्य अस्त्र। यदि मुझे यह तलवार मिल जाए तो मेरी शक्ति कम से कम 4 या 5 गुना बढ़ जाएगी। नीलामी हॉल गतिविधियों से भरा हुआ था। अनगिनत योद्धा उस तलवार को घूर रहे थे जो 5 रंगों के प्रकाश से चमक रही थी। उनकी आंखें लालच से जल रही थीं। पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों में श्रेष्ठ गुणवत्ता का है। यह एक दुर्लभ खजाना है। शुरुआती कीमत 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। प्रत्येक बोली कम से कम 1 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की होनी चाहिए। उस आकर्षक और सुंदर महिला ने धीरे धीरे नीलामी हॉल में अपनी नजर दौड़ाई। उसकी मधुर आवाज हर तरफ गूंज रही थी। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। उस आकर्षक और सुंदर महिला ने उपस्थित कई योद्धाओं को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्द सुनकर पहले से हलचल भरा नीलामी हॉल तुरंत सन्नाटे में डूब गया। यहां तक कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। लगभग हर कोई उसके द्वारा घोषित कीमत से दंग था। शुरुआती कीमत 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी। यह कीमत बहुत ज्यादा थी। कई तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं के पास उनकी पूरी संपत्ति मिलाने के बाद भी 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर नहीं होंगे। अकेले इस शुरुआती कीमत ने नीलामी हॉल के 99% लोगों को बाहर कर दिया। हालांकि आकर्षक रूप वाली वह सुंदर महिला भीड़ की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं थी। इस नीलामी हॉल में अधिकांश लोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए थे। इस तरह की उच्च स्तरीय नीलामियां मुख्य रूप से निजी कक्षों में बैठे विशिष्ट अतिथियों के लिए थीं। दिव्य विकास लोक के वे योद्धा तो बस मजा लेने के लिए वहां थे। यद्यपि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल जानता था कि ये दिव्य विकास लोक के योद्धा केवल इस स्तर की नीलामी के रोमांच में शामिल होने के लिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मना नहीं किया। आखिरकार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के नीलामी हॉल में प्रवेश करने के लिए सीटें आरक्षित करना आवश्यक था। अकेले इन आरक्षणों से मिलने वाला धन सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। चूंकि दिव्य विकास लोक के इन योद्धाओं को ऐसे मूर्ख बनने में मजा आता था जो व्यावहारिक रूप से अपना पैसा सौंप देते थे, तो सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल उन्हें खुश करने में प्रसन्न क्यों नहीं होगा। आकर्षक और सुंदर महिला चुपचाप भीड़ को देखती रही। उसने उन्हें कोई जल्दी नहीं की। उसने यह दृश्य अनगिनत बार देखा था। वह जानती थी कि कोई न कोई बोली जरूर लगाएगा। आखिरकार इस स्तर की एक बेशकीमती तलवार के प्रलोभन का विरोध बहुत कम लोग ही कर सकते थे। 51 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। निश्चित रूप से काफी देर बाद नीलामी हॉल की गोलाकार इमारत की शीर्ष मंजिल पर एक निजी कक्ष से एक आवाज आई। 52 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। पहली बोली के साथ ही माहौल जीवंत हो गया। 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। तुरंत तीसरे व्यक्ति ने बोली लगाई। बिना किसी अपवाद के ये सभी बोली लगाने वाले गोलाकार इमारत की शीर्ष मंजिल पर निजी कक्षों में बैठे पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा बोली में भाग लेने वाले लोग ज्यादातर विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्षों में बैठे तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। आखिरकार केवल तृतीय विपत्ति लोक के स्तर की शक्तिशाली हस्तियां ही 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत वाला खजाना खरीद सकती थीं, और यह केवल वह कीमत थी जो अमीर तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ही वहन कर सकते थे। गरीब तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ केवल ईर्ष्या के साथ इस स्तर के खजाने को देख सकते थे। 54 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 55 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 56 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। जैसे जैसे बोली जारी रही, पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग की कीमत लगातार बढ़ने लगी। 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। अंततः कीमत 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई। हालांकि इस बिंदु पर किसी और ने बोली नहीं लगाई। यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग यद्यपि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता था, फिर भी इसमें कुछ खामियां थीं। इसमें समाहित शक्ति बहुत मिश्रित थी। केवल वे लोग जो एक साथ कई गुणों वाली तकनीकों का अभ्यास करते थे वे ही वास्तव में इस खजाने के अनुकूल थे। जो योद्धा एकल गुण वाली तकनीक का अभ्यास करते थे वे इसकी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकते थे। ठीक इसी खामी के कारण 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को कई योद्धाओं द्वारा इस पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग की सीमा माना जाता था। यदि कीमत लगातार बढ़ती रही तो कई लोग इसे अयोग्य मानेंगे। 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, क्या कोई इससे अधिक बोली लगाएगा? कुछ देर प्रतीक्षा करने और किसी अन्य को बोली लगाते न देखने के बाद आकर्षक और सुंदर महिला ने नीलामी हॉल में भीड़ पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि उसके बोलने के बाद भी पूरा नीलामी हॉल शांत रहा। किसी ने भी बोली लगाना जारी नहीं रखा। यह देखकर उस आकर्षक और सुंदर महिला के पास पूछना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक बार, क्या कोई और बोली लगा रहा है? 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 2 बार, 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार। ठीक है, क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 5 का हुआ। लगातार 3 बार पूछने और किसी के बोली न लगाने के बाद उसे अंततः पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग का स्वामित्व तय करना पड़ा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 5 में 5 रंगों की पोशाक पहने एक युवक के चेहरे पर अत्यधिक खुशी का भाव छा गया। भगवान का शुक्र है कि किसी और ने उसके खिलाफ बोली लगाना जारी नहीं रखा, जिससे उसे 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग प्राप्त करने का मौका मिल गया। यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग व्यावहारिक रूप से उनके पंचरंग संप्रदाय के लिए बनाया गया एक खजाना था। इस खड्ग के साथ उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। पहले वह श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों की छाया में था, लेकिन अब इस खड्ग के साथ वह अब उनसे नहीं डरेगा। 5 रंगों की पोशाक पहने यह युवक लवेश था, जो श्वेत हिम महाद्वीप के पंचरंग संप्रदाय का युवा प्रमुख था।
यद्यपि पंचरंग संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन यह कोई साधारण संप्रदाय नहीं था। यह श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, जो श्वेत हिम संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर था। पंचरंग संप्रदाय उन तकनीकों का अभ्यास करता था जो सभी 5 तत्वों को जोड़ती थीं। यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग वास्तव में पंचरंग संप्रदाय की तकनीकों के लिए ही बनाया गया था। एक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के हाथों में यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग केवल 60 या 70% शक्ति ही उजागर कर सकता था, लेकिन लवेश के हाथों में यह अपनी 100% शक्ति को उजागर कर सकता था। पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख के रूप में लवेश पहले से ही काफी मजबूत था। इस पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के साथ वह पंख वाले बाघ के समान था। पहले लवेश की शक्ति श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों से थोड़ी कमजोर थी। अब पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के साथ लवेश को विश्वास था कि अब उसे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपनी अत्यधिक खुशी में लवेश यह ध्यान देने में विफल रहा कि सामने वाले विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 27 में एक स्त्री सुलभ दिखने वाले युवक ने उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, हम भी बोली लगाकर उस पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग की कीमत क्यों नहीं बढ़ा देते? इस तरह भले ही लवेश अंततः बोली जीत जाए, उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उस स्त्री सुलभ दिखने वाले युवक के पास खड़े एक व्यक्ति ने कुछ हैरान होकर पूछा। श्वेत हिम संप्रदाय और पंचरंग संप्रदाय के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और उनकी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली योद्धा एक दूसरे के विशेष रूप से विरोधी थे। आमतौर पर ज्ञानेश ने लवेश को इतनी आसानी से पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी होती। हालांकि इस बार ज्ञानेश ने बिल्कुल भी बोली नहीं लगाई, जिससे लवेश को आसानी से पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग मिल गया। 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, ऐसी कीमत अन्य तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए एक सीमा हो सकती है, लेकिन लवेश के लिए भले ही कीमत 10 या 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और बढ़ जाती, वह फिर भी अनिच्छा से पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के लिए बोली लगाता। इस खड्ग का पंचरंग संप्रदाय से आने वाले लवेश के लिए बहुत महत्व था। ऐसी व्यर्थ की हरकतों की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानेश ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम कीमत बढ़ाते हैं तो केवल सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को लाभ होगा, इससे हमारा कोई भला नहीं होगा। क्या यह बेहतर नहीं है कि लवेश कम कीमत पर पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग प्राप्त कर सके? जो पैसा वह बचाता है वह अंततः मेरे लिए ही बचेगा। ज्ञानेश की बातें सुनकर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन बढ़ गई। ज्ञानेश के शब्दों से उसने ज्ञानेश के इरादे का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया और तुरंत कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। ज्ञानेश ने अपने मुड़ने वाले पंखे को धीरे से हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बाद कृपया हमारी नीलामी का दूसरा खजाना देखें। त्रिराक्षस गोली। पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग की नीलामी के बाद आकर्षक और सुंदर महिला ने अगले खजाने की नीलामी शुरू कर दी। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली के ऊपर एक चमकीली लाल गोली मंडराने लगी। त्रिराक्षस गोली एक ऐसी गोली है जो थोड़े समय में एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की ताकत को भी काफी बढ़ा सकती है। जब तक कोई योद्धा तृतीय विपत्ति लोक या उससे नीचे के स्तर पर है, इस त्रिराक्षस गोली को लेने से उनकी शक्ति तुरंत 3 गुना बढ़ जाएगी। आकर्षक और सुंदर महिला ने बिना किसी जल्दबाजी के अपने हाथ में मौजूद गोली का परिचय दिया। क्या यह तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की शक्ति को तुरंत 3 गुना कर देती है? सच में यह तो बहुत ही अद्भुत है। यदि समान रूप से मेल खाने वाले विशेषज्ञों ने लड़ाई की और एक पक्ष ने यह गोली ले ली, तो क्या वे दूसरे को तुरंत कुचलने में सक्षम नहीं होंगे? जैसे ही आकर्षक सुंदर महिला ने बोलना समाप्त किया, नीलामी हॉल में उत्साह की एक और लहर दौड़ गई। कई योद्धाओं ने उत्साह से महिला के हाथ में चमकीली लाल गोली को घूर कर देखा। एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की शक्ति को तुरंत 3 गुना करना बिल्कुल अद्भुत था। यह त्रिराक्षस गोली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रभाव को ताकत बढ़ाने के अन्य तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। अविश्वसनीय रूप से उत्साहित भीड़ को देखते हुए आकर्षक रूप वाली उस सुंदर महिला ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में, इस त्रिराक्षस गोली का सेवन करने और ताकत में वृद्धि का अनुभव करने के बाद कोई अभी भी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य गुप्त तकनीकों का उपयोग कर सकता है। ये 2 तरीके एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब तक शरीर इसे झेल सकता है, यह शक्ति बढ़ाने वाली कितनी भी तकनीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे ही आकर्षक सुंदर महिला ने बोलना समाप्त किया, नीलामी हॉल में उत्साह की एक और लहर दौड़ गई। क्या इस गोली को क्षमता बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक के प्रभावों के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या यह सच है? इस गोली के प्रभाव बहुत ही अद्भुत हैं। यह पहली बार है जब मैंने ऐसी गोली के बारे में सुना है। यदि कोई यह गोली लेता है और फिर क्षमता बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक का उपयोग करता है, तो ताकत में वृद्धि कितनी भयानक होगी। हालांकि कुछ सीमाएं तो होंगी, है ना? यदि ताकत में वृद्धि बहुत अधिक है और किसी का शरीर इसे संभाल नहीं सकता है, तो क्या दुश्मन के हमला करने से पहले ही अत्यधिक बल से उसका शरीर नहीं फट जाएगा? क्या तुमने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा? जब तक शरीर इसका सामना कर सकता है, जिसका अर्थ है कि ऐसा करने के लिए किसी के पास पहले से पर्याप्त मजबूत शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा ऐसा करना आत्महत्या के समान है। एक ऐसी टोपी पहनने की कोशिश करना जो आपके सिर के लिए बहुत बड़ी हो, अगर आप पर अतिरिक्त भार पड़ता है तो इसमें किसकी गलती है? नीलामी हॉल में अनगिनत योद्धा त्रिराक्षस गोली के प्रभावों से सदमे में थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा की। यहां तक कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष में बैठे ज्ञानेश, कुशाग्र और लवेश जैसे विशेषज्ञ भी आकर्षक रूप वाली उस सुंदर महिला के शब्दों को सुनकर स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। ऐसी गोली वास्तव में दुर्लभ थी। हालांकि उनके जैसी शक्तिशाली हस्तियों ने ऐसी गोलियां देखी थीं जो थोड़े समय में ताकत को बढ़ा सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी गोली के बारे में नहीं सुना था जिसके प्रभाव को किसी की क्षमता को उजागर करने वाली गुप्त तकनीक के प्रभाव के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि गोली के अविश्वसनीय प्रभावों के बावजूद उन्हें आकर्षक महिला की बातों पर कोई संदेह नहीं था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सत्यनिष्ठा के लिए एक प्रतिष्ठा थी। वे कभी भी झूठे प्रचार में शामिल नहीं होंगे। वे नीलाम किए गए खजाने के तथ्यों को बिना किसी सजावट के बताएंगे। उनकी प्रतिष्ठा की तुलना में एक भी खजाने की नीलामी से होने वाली आय नगण्य थी। 5 रंगों की पोशाक पहने यह युवक लवेश था, जो श्वेत हिम महाद्वीप के पंचरंग संप्रदाय का युवा प्रमुख था। यद्यपि पंचरंग संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन यह कोई साधारण संप्रदाय नहीं था। यह श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, जो श्वेत हिम संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर था। पंचरंग संप्रदाय उन तकनीकों का अभ्यास करता था जो सभी 5 तत्वों को जोड़ती थीं। यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग वास्तव में पंचरंग संप्रदाय की तकनीकों के लिए ही बनाया गया था।
एक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के हाथों में यह पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग केवल 60 या 70% शक्ति ही उजागर कर सकता था, लेकिन लवेश के हाथों में यह अपनी 100% शक्ति को उजागर कर सकता था। पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख के रूप में लवेश की शक्ति पहले से ही काफी थी। इस खड्ग के साथ वह पंख वाले बाघ के समान था। पहले लवेश की शक्ति श्वेतहिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अब इस खड्ग के साथ लवेश को विश्वास था कि अब उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपनी अत्यधिक खुशी में लवेश किसी की क्षमता को उजागर करने वाली गुप्त तकनीक के प्रभाव के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि गोली के अविश्वसनीय प्रभावों के बावजूद उन्हें आकर्षक महिला की बातों पर कोई संदेह नहीं था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सत्यनिष्ठा के लिए एक प्रतिष्ठा थी। वे कभी भी झूठे प्रचार में शामिल नहीं होंगे। वे नीलाम किए गए खजाने के तथ्यों को बिना किसी सजावट के बताएंगे। उनकी प्रतिष्ठा की तुलना में एक भी खजाने की नीलामी से होने वाली आय पूरी तरह से नगण्य थी। हर कोई त्रिराक्षस गोली की स्थिति को समझता है। चलिए नीलामी शुरू करते हैं। त्रिराक्षस गोली की शुरुआती कीमत 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। प्रत्येक गोली कम से कम 1 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की होनी चाहिए। आकर्षक और सुंदर महिला, जिसकी आंखें मुस्कान से सिकुड़ रही थीं, ने नीलामी हॉल में भीड़ का सर्वेक्षण किया। उसकी मधुर और आकर्षक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हालांकि त्रिराक्षस गोली में आश्चर्यजनक प्रभाव थे, यह अंततः एक बार उपयोग होने वाली गोली थी। मूल्य के मामले में यह स्वाभाविक रूप से पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के स्तर के जादुई हथियार से तुलना नहीं कर सकती थी। इसलिए इसकी शुरुआती कीमत पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग की शुरुआती कीमत से बहुत कम थी। 21 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। जैसे ही आकर्षक सुंदर महिला ने बोलना समाप्त किया, किसी ने तुरंत बोली लगाने की जल्दबाजी की। त्रिराक्षस गोली के प्रभाव वास्तव में चमत्कारी थे, जो कई तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के लिए अपार आकर्षण रखते थे। 22 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, 23 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। बोली एक के बाद एक लगातार लगती रही और जल्द ही त्रिराक्षस गोली की कीमत 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई। बोली लगाने के इस अविश्वसनीय रूप से उन्मादी दृश्य को देखकर विराट उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक जिस चीज ने विराट को उत्साहित किया वह स्वयं त्रिराक्षस गोली नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि यह इतने उन्माद को आकर्षित कर सकती थी और इतनी अधिक कीमत ला सकती थी। यदि वह भी महाशक्ति ताबीज बेचे तो क्या वह बहुत सारा धन नहीं कमाएगा? विराट की वर्तमान शक्ति के साथ एक महाशक्ति ताबीज को परिष्कृत करना, जो एक तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा की शक्ति को 3 गुना कर सके, पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा उसके द्वारा परिष्कृत महाशक्ति ताबीज के प्रभाव त्रिराक्षस गोली की तुलना में और भी अधिक होंगे। त्रिराक्षस गोली ने शक्ति को केवल 3 गुना बढ़ाया, लेकिन उसके द्वारा परिष्कृत महाशक्ति ताबीज शक्ति को 4 या 5 गुना बढ़ा सकता था। त्रिराक्षस गोली से शक्ति में वृद्धि को गुप्त तकनीकों से होने वाली शक्ति वृद्धि के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन की क्षमता को उत्तेजित करती है, और यही बात उसके महाशक्ति ताबीज पर भी लागू होती है। इसके अलावा उसके महाशक्ति ताबीज का उपयोग करने के बाद योद्धाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, जबकि त्रिराक्षस गोली महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पैदा करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां आमतौर पर एक योद्धा की अंतर्निहित क्षमता को उत्तेजित करके उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ाती है। शक्ति में वृद्धि अनिवार्य रूप से स्वयं योद्धा से आती है। हालांकि उसका महाशक्ति ताबीज अलग है, शक्ति में वृद्धि ताबीज से आती है, न कि स्वयं योद्धा से। इसलिए जबकि शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां योद्धाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं, उसका महाशक्ति ताबीज ऐसा नहीं करता है। यहां तक कि त्रिराक्षस गोली की इतनी पागलों की तरह मांग की जा रही है। यदि वह महाशक्ति ताबीज जारी करता तो कौन जाने यह कैसी सनसनी पैदा करता। नीलामी हॉल में उन्मादी दृश्य देखकर विराट के विचार दौड़ने लगे। 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। जल्द ही त्रिराक्षस गोली की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक बढ़ा दी गई। ऐसी कीमत पहले ही अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। आखिरकार 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से एक शीर्ष गुणवत्ता वाला तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदा जा सकता था। समान स्तर की किसी गोली को इस स्तर तक ले जाना वास्तव में अविश्वसनीय था। यह इसलिए भी था क्योंकि त्रिराक्षस गोली के प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक थे। अन्यथा आमतौर पर ताकत बढ़ाने वाली गोलियां शायद ही कभी इतनी ऊंची कीमतों पर पहुंचाई जाती थीं। जब इस कीमत की घोषणा की गई तो पूरा नीलामी हॉल तुरंत शांत हो गया। किसी ने भी फिर से बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले कीमत पहले ही हास्यास्पद रूप से अधिक थी और बोली लगाना जारी रखना अब सार्थक नहीं था। दूसरा, यह बोली लगाने वाले की पहचान के कारण था। इस बार बोली लगाने वाला व्यक्ति ज्ञानेश था, जो श्वेतहिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। श्वेतहिम संप्रदाय पूरे श्वेतहिम महाद्वीप का अधिपति था और इसके 5 मुख्य शिष्य पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थे। 5 मुख्य शिष्यों के बोली लगाने के बाद कौन इसे जारी रखने की हिम्मत करता? श्वेतहिम महाद्वीप में बहुत कम लोग ही 5 मुख्य शिष्यों जैसी हस्तियों को नाराज करने के इच्छुक थे। 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाने को तैयार है? हॉल में सन्नाटा देखकर आकर्षक रूप वाली उस सुंदर महिला ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बोलने के बाद भी नीलामी हॉल शांत रहा। 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक बार, 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 2 बार, 51 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ठीक जब वह आकर्षक और सुंदर महिला अंतिम 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार चिल्लाने वाली थी, नीलामी हॉल में अचानक एक आवाज गूंज उठी। यह सुनकर वह आकर्षक रूप वाली सुंदर महिला हैरान रह गई। उसने बोलने वाले की दिशा में देखा और पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि पंचरंग संप्रदाय का युवा प्रमुख लवेश था। न केवल इस आकर्षक और सुंदर महिला ने लवेश की ओर देखा, बल्कि पूरे नीलामी हॉल में लगभग सभी योद्धा अब लवेश के निजी कक्ष की ओर देख रहे थे। अपने ऊपर सभी का ध्यान महसूस करते हुए लवेश अपने भीतर गर्व की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अन्य लोग श्वेतहिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे लवेश को कोई परवाह नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले ही पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग जीत लिया था और अब श्वेतहिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों से डरता नहीं था। वह वास्तव में त्रिराक्षस गोली नहीं चाहता था। आखिरकार उसने पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग जीतने के लिए पहले ही एक बड़ी रकम खर्च कर दी थी। यदि वह त्रिराक्षस गोली जीतने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करता तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते। लेकिन हालांकि वह त्रिराक्षस गोली नहीं चाहता था, वह नहीं चाहता था कि ज्ञानेश भी इसे इतनी आसानी से प्राप्त कर ले। इस बार गोली में उसकी भागीदारी ज्ञानेश को अधिक पैसा खर्च करने के लिए भी मजबूर करेगी। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खुले तौर पर ज्ञानेश को भड़काने से निस्संदेह वह पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगा।
लवेश के शब्द सुनकर ज्ञानेश के चेहरे के भाव थोड़े ठंडे हो गए। उसने लवेश की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा चमक रहा था। उसने मूल रूप से इस मूर्ख से इतनी जल्दी निपटने का इरादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि यह मूर्ख मरने के लिए इतना उत्सुक था, इसलिए उसके पास उसकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 52 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश की आंखों में हत्या का इरादा एक पल के लिए चमका और हमेशा की तरह जल्दी ही गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी और उसने बोली लगाना जारी रखा। 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। लवेश बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने उत्साह से बोली लगाना जारी रखा। चूंकि युवा प्रमुख लवेश को स्त्री राक्षस गोली में इतनी दिलचस्पी है, तो मैं ज्ञानेश आपको इसे मुफ्त में दे दूंगा। लवेश द्वारा बोली जारी रखने के बाद ज्ञानेश बोली में शामिल नहीं हुआ, बल्कि लवेश को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। ज्ञानेश की बातें सुनकर लवेश का आत्मसंतुष्ट चेहरा सख्त हो गया। उसका इरादा केवल ज्ञानेश को चिढ़ाने और उससे एक बड़ी रकम खर्च करवाने का था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी 2 बोलियों के बाद ज्ञानेश बोली लगाना बंद कर देगा। यदि ज्ञानेश बोली नहीं लगाता तो उसे त्रिराक्षस गोली खरीदने के लिए आश्चर्यजनक रूप से 53 करोड़ खर्च करने होंगे। यह सोचकर लवेश को भारी चिंता होने लगी। मुख्य शिष्य ज्ञानेश, तुम इतनी जल्दी डर गए? यह केवल 53 करोड़ है और तुम इसे वहन नहीं कर सकते? यह मुख्य शिष्य ज्ञानेश जैसा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम श्वेत हिम संप्रदाय के केवल एक नकली मुख्य शिष्य हो, न कि कोई असली मुख्य शिष्य? हा हा हा। ज्ञानेश को फिर से बोली लगाने के लिए उकसाने के लिए लवेश ने उसे घूरा और बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। लवेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लवेश के कठोर शब्द सुनकर ज्ञानेश के पास खड़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लवेश को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ठीक जब वह लवेश को धमकी देने वाला था, ज्ञानेश ने उसे रोक दिया। ज्ञानेश ने अपने मुड़ने वाले पंखे को धीरे से हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं नकली हूं या असली शिष्य, इससे युवा प्रमुख लवेश का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि युवा प्रमुख लवेश इस त्रिराक्षस गोली की इतनी इच्छा रखते हैं, मैं ज्ञानेश स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। एकमात्र त्रिराक्षस गोली के लिए हमारे सद्भाव को क्यों बर्बाद किया जाए? ज्ञानेश की बातें सुनकर लवेश का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानेश अभी भी इस तरह के खुले मजाक को बर्दाश्त करेगा। लानत है, यह कमीना, क्या बुरी किस्मत है। लवेश ने मन ही मन कोसा और वह अत्यधिक नाखुश था। उसने अभी अभी पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के लिए बोली लगाने के लिए 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए थे और अब उसने त्रिराक्षस गोली के लिए बोली लगाने में 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और खर्च कर दिए थे। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा कि वह नीलामी के जारी रहने के दौरान केवल असहाय होकर किनारे से देख सकता है। यह सोचकर लवेश का मूड खराब हो गया। उसने मूल रूप से ज्ञानेश को ठगने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को ही ठग लिया था। 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। एक बार आकर्षक और सुंदर महिला ने किसी और को बोली लगाते न देखकर घोषणा करनी शुरू कर दी। 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 2 बार। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष में लवेश ने आकर्षक और सुंदर महिला को देखा। तनाव से उसका दिल धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि कोई रईस अचानक बाहर कूदकर इस मुसीबत को अपने सिर ले लेगा, ताकि उसे इतनी बड़ी रकम बर्बाद न करनी पड़े। 53 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार। क्योंकि किसी ने बोली नहीं लगाई है, तो यह त्रिराक्षस गोली विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 5 की हुई। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 5 को एक के बाद एक अपने मनचाहे खजाने जीतने के लिए बधाई। आकर्षक और सुंदर महिला ने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 5 की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उस आकर्षक और सुंदर महिला की बातें सुनकर लवेश को निराशा की एक चुभन महसूस हुई। नीलामीकर्ता के शब्दों के साथ त्रिराक्षस गोली के लिए नीलामी का परिणाम पत्थर की लकीर हो गया और कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। यद्यपि लवेश अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के नियमों को भड़काना कुछ ऐसा था जो पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख तो क्या, श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय की हिम्मत भी नहीं थी। श्वेत वस्त्र पहने विराट ने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 18 से इस दृश्य को देखा और वह ज्ञानेश को कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सका। इस घटना से उसे और भी अधिक एहसास हुआ कि ज्ञानेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी शक्ति की परवाह किए बिना अकेले इस आदमी का संयम भयानक है। दूसरी ओर पंचरंग संप्रदाय का युवा प्रमुख लवेश बिना किसी चालाकी वाला एक मूर्ख है। उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञानेश को भड़काने पर पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख का अंत बुरा ही होगा। ज्ञानेश की आंखों में जो हत्या का क्षण भंगुर इरादा चमका, यद्यपि वह अत्यंत सूक्ष्म और संक्षिप्त था, विराट के ध्यान से नहीं बच सका। हालांकि ज्ञानेश ने लवेश के प्रति तीव्र हत्या का इरादा रखा था, वह बाहर से शांत रहा। लवेश के सार्वजनिक मजाक के सामने कोई क्रोध नहीं दिखाया। अकेला यह सहनशीलता और संयम यह दर्शाता है कि वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुनीत उसे इतना महत्व देता है। वह वास्तव में कोई साधारण पात्र नहीं है। इसके बाद हमारे पास इस नीलामी का तीसरा खजाना है। तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर का एक आध्यात्मिक ताबीज। नीलामी जारी रही। इस नीलामी में तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक ताबीज दिखाया गया, जिसे अंततः 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत मिली। यह देखकर विराट ईर्ष्या से खुजला रहा था। उसकी नजर में वह ताबीज पूरी तरह से बेकार था। ऐसा कबाड़ वास्तव में 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में बिक सकता था। यदि वह अपने द्वारा परिष्कृत ताबीजों को बाहर निकालता तो कौन जाने वे कितनी खगोलीय कीमतें लाते। ऐसा लग रहा था कि श्वेत हिम महाद्वीप में अपार व्यावसायिक अवसर थे। यदि वह श्वेत हिम महाद्वीप में तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों को लाता और बेचता, तो उसे नहीं पता था कि वह कितना पैसा कमा सकता है। ठीक जब विराट इच्छा से खुजला रहा था, नीलामी का चौथा खजाना नीचे लाया गया। इसके बाद हमारा चौथा खजाना है, जो चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक वस्त्र है, रहस्यमय नीलम वस्त्र। यह रहस्यमय नीलम वस्त्र चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्रों में उच्च श्रेणी का माना जाता है। यदि इसकी पूरी शक्ति को उजागर किया जा सकता है, तो यह चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के 99% हमलों का सामना कर सकता है। उस आकर्षक और सुंदर महिला ने चमकदार रोशनी से चमकता हुआ एक नीला वस्त्र निकाला। उसकी आंखें मुस्कान के साथ सिकुड़ गईं और उसकी मधुर आवाज पूरे नीलामी हॉल में गूंज उठी। जैसे ही उसने बात की, पूरा नीलामी हॉल एक और उन्माद में फूट पड़ा। क्या चतुर्थ विपत्ति लोक का एक दिव्य अस्त्र? हिस, यह नीलामी अविश्वसनीय है। चतुर्थ विपत्ति लोक का एक दिव्य अस्त्र इतनी जल्दी दिखाई दिया। हा, इस नीलामी में आने का फैसला निश्चित रूप से सही था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने भारी भरकम खजाने दिखाई देंगे। यह यात्रा वास्तव में सार्थक थी। यह नीलामी वास्तव में असाधारण है। पिछले वर्षों में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र आमतौर पर इस स्तर की नीलामियों में भव्य समापन होते थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि चौथी वस्तु ही चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र होगी।
मुझे आश्चर्य है कि इस नीलामी का भव्य समापन कितना अद्भुत होगा। उस आकर्षक और सुंदर महिला की हथेली के ऊपर तैरते चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के उस नीले वस्त्र को देखकर अनगिनत योद्धाओं की आंखों में अविश्वसनीय रूप से कट्टर भाव प्रकट हुए। वे सभी समझते थे कि इस स्तर के खजाने का वास्तव में क्या अर्थ है। ज्ञानेश के चेहरे का भाव काफी बदल गया जब उसने उस आकर्षक और सुंदर महिला की हथेली के ऊपर तैरते चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के एक रक्षात्मक वस्त्र, रहस्यमय नीलम वस्त्र को देखा। वह उत्साह में लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा, लेकिन अंत में वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रहा और किसी तरह अपने उत्साह को दबा दिया। हालांकि यद्यपि उसने अपने कार्यों को नियंत्रित किया, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य अभी भी छिपा नहीं था। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र, उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इस नीलामी में ऐसा खजाना दिखाई देगा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी में आमतौर पर इस स्तर के खजाने दिखाई देते थे, न कि इस स्तर की नीलामी में जो केवल 100 साल पहले ही दिखाई देती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 साल में एक बार होने वाली नीलामी में आमतौर पर भाग लेने वाले योद्धा अधिक से अधिक केवल तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ होते हैं। उनके श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों और पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख जैसे योद्धा स्वर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी में व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च रैंकिंग और सबसे शक्तिशाली योद्धा है। आमतौर पर चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शायद ही कभी इस स्तर की नीलामियों में भाग लेते हैं। इसलिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी मूल रूप से प्रथम से तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं पर लक्षित है। सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के लिए है। ज्ञानेश को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा खजाना जो केवल सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी में दिखाई देता है, इस नीलामी में भी दिखाई देगा। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 12 में कुशाग्र, जो श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है, एक शक्तिशाली आभा बिखेरने वाले रहस्यमय नीलम वस्त्र को देखकर एक अत्यंत उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। वह मूल रूप से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में केवल मजा लेने के लिए भाग लेने आया था और उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस नीलामी में इतनी अच्छी वस्तु दिखाई देगी। उसके स्तर के विशेषज्ञ वास्तव में सामान्य तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों की परवाह नहीं करते हैं। केवल अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र या चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजाने ही उसे आकर्षित करेंगे। जब यह रहस्यमय नीलम वस्त्र दिखाई दिया तो कुशाग्र ने कदम उठाने की योजना बनाई। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष संख्या 18 में श्वेत वस्त्र पहने विराट भी रहस्यमय नीलम वस्त्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वर्तमान में उड़न मेघ गांव के मुखिया से प्राप्त हुए पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र उड़न मेघ धनुष के अलावा उसके पास जो सबसे उच्च स्तरीय जादुई खजाने थे वे केवल तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र ही थे। सप्त खड्ग अमर भवन में विषधर ड्रैगन के अंदर उसे जो बैंगनी सुनहरा वस्त्र मिला था वह माया ने प्राप्त किया था, उसने नहीं। चूंकि यह माया का था इसलिए विराट स्वाभाविक रूप से उससे यह नहीं मांगेगा। वास्तव में यदि उसने मांगा होता तो माया ने उसे वह दे दिया होता। हालांकि विराट उस मूर्ख से पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। अब 4 विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के एक रक्षात्मक वस्त्र को फिर से देखकर विराट को स्वाभाविक रूप से बहुत दिलचस्पी हुई। मुझे इस रहस्यमय नीलम वस्त्र के लाभों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बोली शुरू करते हैं। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र रहस्यमय नीलम वस्त्र। शुरुआती बोली 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। प्रत्येक बोली कम से कम 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की होनी चाहिए। आकर्षक रूप वाली उस सुंदर महिला ने नीलामी हॉल में भीड़ पर अपनी आकर्षक नजर डालते हुए मुस्कुराकर कहा, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। जैसे ही आकर्षक सुंदर महिला ने बोलना समाप्त किया, किसी ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया। और यह पहला बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश था, जो श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। 2 अरब 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश द्वारा बोली लगाने के तुरंत बाद एक दूसरे व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। यह आवाज सुनकर ज्ञानेश ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा, केवल यह देखने के लिए कि बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुशाग्र था, जो श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। जब उसने देखा कि उसका प्रतियोगी कुशाग्र था तो ज्ञानेश की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। यह आदमी उसके साथ कभी नहीं रहा। पहले हालांकि वे एक साथ नहीं मिलते थे, लेकिन यह केवल एक मौन प्रतिद्वंद्विता थी। लेकिन अब यह आदमी स्पष्ट रूप से उसे खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। 23 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश ने पीछे हटे बिना तुरंत कीमत बढ़ा दी। कुशाग्र लवेश की तरह नहीं है। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में ज्ञानेश अच्छी तरह से जानता है कि कुशाग्र से निपटना लवेश की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। लवेश द्वारा उसे भड़काना मौत को दावत देना था, लेकिन कुशाग्र के साथ वह उतनी आसानी से कार्य नहीं कर सकता जितना उसने लवेश के साथ किया था। सबसे पहले कुशाग्र बहुत मजबूत है और उसने पहले कभी औपचारिक रूप से कुशाग्र से लड़ाई नहीं की है, इसलिए वह कुशाग्र की ताकत की पूरी सीमा नहीं जानता है। दूसरा, कुशाग्र श्वेत हिम संप्रदाय का एक शिष्य है और 5 मुख्य शिष्यों में से एक है। यदि वह कुशाग्र से अधिक मजबूत भी है तो भी उस पर हमला करने को लेकर उसे कई आपत्तियां हैं, क्योंकि यदि वह कुशाग्र को मारने में विफल रहा और कुशाग्र भाग गया तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगा। यद्यपि श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के पुत्र के रूप में उसकी पृष्ठभूमि कुशाग्र की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, यहां तक कि उसके पिता ज्ञानेंद्र भी श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसके पिता के ऊपर श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत और संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य पूर्वज श्वेत हिम थे। यदि उसने कुछ इतना अपमानजनक करने का साहस किया तो सच्चाई सामने आने पर उसके पिता ज्ञानेंद्र भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह रहस्यमय नीलम वस्त्र बिल्कुल भी कुशाग्र के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। 24 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। जैसे ही ज्ञानेश ने कीमत बढ़ाना जारी रखा, गोलाकार इमारत की शीर्ष मंजिल पर एक शीर्ष स्तरीय निजी कक्ष से एक आवाज आई। जब यह आवाज गूंजी तो ज्ञानेश और कुशाग्र दोनों अचंभित रह गए। इस नीलामी में वास्तव में चतुर्थ विपत्ति लोक का एक विशेषज्ञ भाग ले रहा था। आमतौर पर सदी में एक बार होने वाली इस तरह की नीलामी में चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का भाग लेना दुर्लभ था। चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ आमतौर पर केवल हर 1000 साल में होने वाली नीलामियों में ही भाग लेते हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस नीलामी में चतुर्थ विपत्ति लोक का कोई विशेषज्ञ दिखाई देगा।
सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामियों में केवल चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ही आमतौर पर विशिष्ट प्रथम श्रेणी के कक्ष आरक्षित करते हैं, जबकि तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ अधिक से अधिक विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष आरक्षित करते हैं। इसलिए जब शीर्ष मंजिल के विशिष्ट कक्ष से आवाज आई तो ज्ञानेश और कुशाग्र की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह चतुर्थ विपत्ति लोक का कोई विशेषज्ञ था। उन दोनों ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उनकी नजरें निराशा से मिल गईं। एक सुरक्षात्मक प्रकाश व्यूह ने विशिष्ट कक्ष के प्रवेश द्वार को घेर रखा था, जिससे वे उसके पीछे नहीं देख सकते थे, और इस प्रकार उनके पास अंदर के व्यक्ति की पहचान जानने का कोई तरीका नहीं बचा था। वास्तव में ज्ञानेश और कुशाग्र गलत नहीं थे। उस शीर्ष स्तरीय निजी कक्ष में बैठने वाला वास्तव में चतुर्थ विपत्ति लोक का एक विशेषज्ञ था। वह लाल रंग की पोशाक पहने एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसकी पहचान भी साधारण नहीं थी। वह श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक ज्वाला घाटी का प्रमुख था। हालांकि यद्यपि ज्वाला घाटी श्वेत हिम संप्रदाय के अलावा श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक थी, लेकिन यह उनके बीच सबसे निचले स्तर की ताकत थी। ज्वाला घाटी की ताकत न केवल श्वेत हिम संप्रदाय जैसे अधिपति से बहुत कम थी, बल्कि अन्य 6 प्रमुख संप्रदायों से भी बहुत कम थी। इसके अलावा क्योंकि ज्वाला घाटी मुख्य रूप से अग्नि तत्व की तकनीकों का अभ्यास करती थी, इसलिए श्वेत हिम संप्रदाय इसे पसंद नहीं करता था। ताकत में कमी और श्वेत हिम संप्रदाय द्वारा नापसंद किए जाने के कारण ज्वाला घाटी के लिए श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक होने के बावजूद समय आसान नहीं था। इसलिए घाटी के प्रमुख से लेकर साधारण शिष्यों तक ज्वाला घाटी में हर कोई अत्यधिक विवेक के साथ कार्य करता था। यद्यपि ज्वाला घाटी के प्रमुख ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी में भाग लिया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि दूसरों को इसका पता चले। इसलिए उसने अपने विशिष्ट प्रथम श्रेणी कक्ष में व्यूह प्रकाश स्क्रीन को सक्रिय कर दिया, जिससे कोई भी ताक झांक न कर सके। ज्वाला घाटी के प्रमुख केवल मजा लेने के इरादे से नीलामी में आए थे, और उन्हें कुछ सस्ते सौदे मिलने की भी उम्मीद थी। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी मुख्य रूप से तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को लक्षित करती थी, लेकिन भव्य समापन वाली वस्तुएं हमेशा काफी अच्छे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र होती थीं। यदि उन्हें कोई अच्छी चीज मिलती है तो वे भी बोली लगा सकते हैं। आखिरकार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी में चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में इस स्तर की नीलामी में बोली लगाना बहुत आसान था। और जैसा कि अपेक्षित था, इस नीलामी में वास्तव में कुछ अच्छी वस्तुएं पेश की गईं। जब उस आकर्षक और सुंदर महिला ने रहस्यमय नीलम वस्त्र, जो कि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र था, प्रस्तुत किया तो ज्वाला घाटी का प्रमुख बहुत खुश हुआ। वह वास्तव में सही जगह पर आया था। बिना किसी झिझक के ज्ञानेश और कुशाग्र द्वारा अपनी बोलियां लगाने के बाद उसने भी प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। 25 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश ने अपने सामने शीर्ष स्तरीय विशिष्ट कक्ष की ओर देखा, और यह तथ्य होने के बावजूद कि दूसरा पक्ष चतुर्थ विपत्ति का एक विशेषज्ञ था, उसने कोई डर नहीं दिखाया। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में श्वेत हिम महाद्वीप में कुछ ही लोग थे जो उसके डर के योग्य थे। भले ही दूसरा पक्ष चतुर्थ विपत्ति का कोई विशेषज्ञ हो, तो क्या वे एक असफल बोली के कारण उस पर हमला करने की हिम्मत करेंगे? पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में बहुत कम लोग श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। 26 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। कुशाग्र ने भी बिना पीछे हटे कीमत बढ़ाना जारी रखा। जिस तरह ज्ञानेश चतुर्थ विपत्ति के उस विशेषज्ञ से नहीं डरता था, उसी तरह वह भी नहीं डरता था। अपनी ताकत के साथ एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ भी वह लड़ाई के मौके के बिना नहीं हो सकता था। सटीक रूप से कहें तो श्वेत हिम महाद्वीप पर अधिकांश चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शायद उसके मुकाबले के नहीं होंगे। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत मजबूत थी। कुशाग्र को अपनी ताकत पर भी पूरा भरोसा था। 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। इस क्षण गोलाकार इमारत की शीर्ष मंजिल पर शीर्ष स्तरीय विशिष्ट कक्ष से एक आवाज आई। 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 3 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश, कुशाग्र और ज्वाला घाटी प्रमुख की लगातार बोली के तहत इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र की कीमत तेजी से 3 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक बढ़ गई। पूरे नीलामी हॉल में केवल वे तीनों ही बोली लगा रहे थे। अन्य लोगों के पास या तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, या फिर वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वे ज्ञानेश और कुशाग्र की स्थिति और शक्ति से सावधान थे। 3 अरब 70 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 3 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। 3 अरब 90 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। तीनों की भयंकर बोली के तहत रहस्यमय नीलम वस्त्र की कीमत लगातार बढ़ती गई। जल्दी ही 4 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को पार कर गई और 5 अरब के करीब पहुंच गई। नीलामी घर में कई योद्धा इतनी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी धनराशि से इतने हैरान थे कि वे लगभग हाँफने लगे। लगभग हर कोई अपनी सांसें रोककर तीनों की भयंकर बोली को देख रहा था। पूरे नीलामी घर में इन तीनों की आवाजों के अलावा लगभग कोई अन्य आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। रहस्यमय नीलम वस्त्र की कीमत अंततः 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई। उस विशिष्ट प्रथम श्रेणी कक्ष में जब ज्वाला घाटी के प्रमुख ने इस कीमत की घोषणा की तो उसका चेहरा कुछ बदसूरत दिखने लगा। 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उस धन की लगभग सीमा थी जिसे वह वहन कर सकता था। यद्यपि वह चतुर्थ विपत्ति लोक का एक विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी संपत्ति केवल औसत थी और वह एक अधिपति स्तर के संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों से तुलना नहीं कर सकता था। यदि ज्ञानेश और कुशाग्र कीमत बढ़ाते रहे तो वह इसे वहन नहीं कर पाएगा। जब उसने कीमत पुकारी तो ज्वाला घाटी प्रमुख का चेहरा तनाव और घबराहट से भर गया था। एक सम्मानित चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में उसकी हथेलियों से वास्तव में बहुत अधिक पसीना आ रहा था। उसे उम्मीद थी कि ज्ञानेश और कुशाग्र कीमत और नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय रहस्यमय नीलम वस्त्र उसके हाथों से फिसल जाएगा। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद अंततः उसे एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय रक्षात्मक वस्त्र प्राप्त करने का मौका मिला था, और वह नहीं चाहता था कि ऐसा शानदार अवसर उसकी आंखों के सामने से खिसक जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी इच्छा अंततः पूरी नहीं हुई। जैसे ही उसने 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर पुकारे, ज्ञानेश ने एक और बोली लगाई। 51 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश की बोली सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख को लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है और वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। वह ज्वाला घाटी का प्रमुख अंततः श्वेत हिम संप्रदाय से आने वाले ज्ञानेश का मुकाबला नहीं कर सका। इतने बड़े अवसर को अपनी आंखों के सामने से खिसकते हुए देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख का चेहरा निराशा, क्रोध और लाचारी से भर गया था।
यदि कोई अन्य तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ होता जिसने इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र वाले रक्षात्मक वस्त्र के लिए खुले तौर पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें बाद में आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्य थे। यदि उसके पास सबसे बड़ा साहस भी होता तो भी वह ज्ञानेश और कुशाग्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यदि उसने ऐसा करने का साहस किया तो न केवल उसे बल्कि पूरी ज्वाला घाटी को विनाश का सामना करना पड़ेगा। श्वेत हिम संप्रदाय वास्तव में उनकी ज्वाला घाटी को लंबे समय से नष्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जनता के क्रोध को भड़काने के डर से कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन एक बार जब वह उन्हें एक बहाना दे देगा तो श्वेत हिम संप्रदाय निश्चित रूप से बिना किसी झिझक के उनकी ज्वाला घाटी का सफाया कर देगा। अरे अरे, जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में श्वेत हिम संप्रदाय वास्तव में लंबे समय से उनकी ज्वाला घाटी को नष्ट करना चाहता था, लेकिन लोगों के क्रोध के डर से उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन एक बार जब उसने उन्हें कोई बहाना दे दिया तो श्वेत हिम संप्रदाय बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी ज्वाला घाटी का नामो निशान मिटा देगा। यह जानकर कि वह ज्ञानेश और कुशाग्र का मुकाबला नहीं कर सकता, ज्वाला घाटी प्रमुख के पास बोली छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज्वाला घाटी प्रमुख के जाने के बाद केवल ज्ञानेश और कुशाग्र ही बोली लगाने के लिए बचे थे। 5 अरब 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कुशाग्र ने अपनी मुट्ठी भींची और अंततः यह कीमत बोल दी। जब कीमत इस स्तर तक पहुंच गई तो कुशाग्र जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शांत नहीं रह सका। हालांकि उसकी संपत्ति एक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी, फिर भी 5 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। 5 अरब 70 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। ज्ञानेश अब भी पीछे नहीं हटा और उसने बोली लगाना जारी रखा। इस समय ज्ञानेश के चेहरे के भाव भी काफी खराब हो गए थे। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय में उसकी पृष्ठभूमि कुशाग्र से कहीं बेहतर थी, फिर भी 5 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए एक काफी बड़ी रकम थी। जब उसने ज्ञानेश को यह संख्या बोलते सुना तो कुशाग्र के चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। मूल्य में यह वृद्धि उसकी सहन करने की क्षमता से बाहर हो गई थी। वित्तीय संसाधनों के मामले में वह अंततः ज्ञानेश जैसे कुलीन घराने के योद्धा की बराबरी नहीं कर सकता था। बोली जारी रखना व्यर्थ था। हालांकि कुशाग्र बहुत अनिच्छुक था, लेकिन अंततः उसने ज्ञानेश के खिलाफ बोली लगाना छोड़ दिया। ज्ञानेश को 5 अरब 70 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर की घोषणा करते हुए सुनने के बाद और काफी देर तक किसी और को बोली लगाते न देखकर मोहक महिला ने कुशाग्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 27 के लिए 5 अरब 70 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, क्या कोई और इससे अधिक बोली लगाने को तैयार है? वह स्पष्ट रूप से कुशाग्र को बोली जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि उसके आग्रह के जवाब में कुशाग्र चुप ही रहा। कुशाग्र को उत्तर न देते देख मोहक महिला के चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। जैसे ही वह रहस्यमय नीलम वस्त्र के स्वामित्व की घोषणा करने वाली थी, नीलामी घर में अचानक एक आवाज गूंज उठी, 5 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 27 में। ज्ञानेश यह सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि कुशाग्र ने बोली लगाना बंद कर दिया है और मामला सुलझ गया है। हालांकि उसने अचानक अपने सामने वाले एक विशिष्ट कक्ष से यह आवाज सुनी। ज्ञानेश जो लेटा हुआ था, आवाज सुनते ही झटके से उठ बैठा। उसका सुंदर लेकिन कुछ हद तक स्त्री जैसा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भर गई और उसने आवाज की दिशा में घूरा। उसने पाया कि आवाज उसके ठीक सामने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से आ रही थी। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षात्मक व्यूह उसकी दृष्टि को रोक रहा था। यह देखकर ज्ञानेश को तुरंत उस ताक झांक करने वाली नजर की याद आ गई जो उसने पहली बार वहां पहुंचने पर विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 27 से महसूस की थी। वह उस निजी कक्ष में मौजूद व्यक्ति की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक था। दुर्भाग्य से कक्ष ने उसे जांच करने से रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक व्यूह सक्रिय कर रखा था। ज्ञानेश को उम्मीद नहीं थी कि इस महत्वपूर्ण क्षण में द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 का वह रहस्यमय व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा और उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देगा। मित्र, आप कौन हैं? क्या आप कृपया सामने आएंगे ताकि मैं आपके आदरणीय स्वरूप के दर्शन कर सकूं? ज्ञानेश ने अपने सामने वाले द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 की ओर घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। यह तथ्य कि दूसरे पक्ष ने उसके खिलाफ बोली लगाने का साहस किया, और वह भी तब जब कीमत इतनी अधिक हो गई थी, यह दर्शाता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि जाने बिना ज्ञानेश ने अधिक अभद्र होने का साहस नहीं किया। मैं केवल एक राहगीर हूं जो श्वेत हिम महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में शामिल होने आ गया, इसलिए मैं बस आनंद लेने चला आया। मैं तो बस एक गांव का गंवार हूं और मुझे यकीन है कि आप जैसे महान व्यक्ति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए हमारा न मिलना ही बेहतर है। ज्ञानेश के शब्द सुनकर द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से एक स्पष्ट आवाज आई। मैं ज्ञानेश हर क्षेत्र के शूरवीरों से मित्रता करने का शौकीन हूं। चूंकि आपने हमारे श्वेत हिम महाद्वीप की शोभा बढ़ाई है तो क्यों न मैं ज्ञानेश आपका आतिथ्य सत्कार करूं। कक्ष 18 से यह सुनकर ज्ञानेश, जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, कक्ष की ओर घूरता रहा और आगे बोला। दूसरे व्यक्ति के शब्दों से उसने अनुमान लगाया कि वे वास्तव में श्वेत हिम महाद्वीप के निवासी नहीं थे, बल्कि केवल वहां से गुजर रहे थे और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा आयोजित नीलामी में भाग ले रहे थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में इस तरह की बात असामान्य नहीं थी। आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के विभिन्न महाद्वीपों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखाएं एक दूसरे के अधीन नहीं थीं और इन शाखाओं को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। इन शाखाओं द्वारा आयोजित नीलामियां एक साथ नहीं होती थीं। इसलिए यदि कुछ महाद्वीपों के योद्धा मूल्यवान खजाने खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके महाद्वीप की सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा की अगली नीलामी में अब भी काफी समय था, तो वे योद्धा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की उन शाखाओं द्वारा आयोजित नीलामियों में भाग लेने के लिए अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना चुनते थे। हालांकि आमतौर पर निचले स्तर के महाद्वीपों के योद्धा उच्च स्तर के महाद्वीपों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखाओं द्वारा आयोजित नीलामियों में भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं, जबकि उच्च स्तर के महाद्वीपों के योद्धा शायद ही कभी नीलामियों के लिए निचले स्तर के महाद्वीपों की यात्रा करते हैं। आखिरकार उच्च स्तर के महाद्वीपों पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखाएं उच्च स्तर की होती हैं और उनकी नीलामियों में दिखाई देने वाले खजाने भी बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। श्वेत हिम महाद्वीप को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बहुत निचले स्तर का महाद्वीप माना जाता है और यह दुर्लभ है कि अन्य महाद्वीपों के योद्धा यहां नीलामियों में भाग लेने आए। अब यह सुनकर कि दूसरा पक्ष श्वेत हिम महाद्वीप का निवासी नहीं था, ज्ञानेश का दिमाग दौड़ने लगा। यदि दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर था तो वह उस व्यक्ति को मार सकता था जिसने नीलामी के बाद उसके खिलाफ बोली लगाने का साहस किया था और उसके खजाने को जब्त कर सकता था।
लेकिन यदि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था, एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था, तो वह इस बात को यहीं छोड़ देगा। मैं आपके दया भाव की सराहना करता हूं। हालांकि मेरा श्वेत हिम महाद्वीप पर अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आइए इसे यहीं छोड़ दें। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से आवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर ज्ञानेश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने निजी कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति को सामने आने के लिए फुसलाने की कोशिश की। हालांकि उसने चाहे जो भी कहा, रहस्यमय व्यक्ति उसके जाल में नहीं फंसा। अंततः निजी कक्ष में मौजूद रहस्यमय व्यक्ति ने बोलना ही बंद कर दिया। ज्ञानेश को इस तिरस्कार का सामना करना पड़ा और उसने कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस की। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन उसने खुलेआम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के नियमों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। उसने निजी कक्ष में स्थिति की जांच करने के लिए व्यूह के प्रकाश अवरोध को भेदने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। इस द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 में बोली लगाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट था। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र ऐसी चीज थी जिसे विराट स्वाभाविक रूप से खोना नहीं चाहता था। शुरुआत में ज्ञानेश, कुशाग्र और विशिष्ट कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। विराट ने कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि किनारे से चुपचाप देखता रहा। केवल जब विशिष्ट कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति और कुशाग्र दोनों ने बोली लगाना बंद कर दिया, तभी विराट इस मुकाबले में उतरा। ज्ञानेश और कुशाग्र नहीं जानते थे कि विशिष्ट कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति कौन है, लेकिन विराट को पता था। जैसे ही विशिष्ट कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति ने बोली लगाना शुरू किया, विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और विशिष्ट कक्ष की ओर देखा। दिव्य दृष्टि एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय तकनीक थी। इसका अवलोकन और दिव्य चेतना की जांच पूरी तरह से अलग सिद्धांतों पर आधारित थी। यदि कोई जांच करने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करता है, तो जैसे ही दिव्य चेतना बाहरी अवलोकन को रोकने वाले व्यूह अवरोध को छूती है, व्यूह तुरंत अलार्म बजा देगा, जिससे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल सतर्क हो जाएगा। हालांकि दिव्य दृष्टि की जांच से व्यूह अवरोध को कुछ भी छूने नहीं पाएगा, इसलिए व्यूह स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की। विशिष्ट कक्ष में ज्वाला घाटी प्रमुख की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा। ज्वाला घाटी प्रमुख की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि यह लाल वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अभी भी ज्ञानेश और कुशाग्र से बहुत सावधान था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनीत से लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा करने से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के व्यूह अवरोध को भेदने की उसकी क्षमता का खुलासा हो जाता। हालांकि विराट पुनीत पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बहुत से लोगों को उसके इस छिपे हुए पत्ते के बारे में पता चले। आखिरकार जितने अधिक लोग ऐसे चौंकाने वाले रहस्य के बारे में जानेंगे, उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक हो जाएगी। भाई विराट, आप अद्भुत हैं। आपने उस खजाने को छीनने का साहस किया जिस पर ज्ञानेश की नजर थी। जिग्नेश ने प्रशंसा से भरते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर अंगूठा उठाया। इस तरह की नीलामियों में वस्तुएं किसके पास जाती हैं, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है ना? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह तो सच हो सकता है, लेकिन पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में ऐसा करने का साहस करेंगे। जिग्नेश ने आह भरी। वैसे भी वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो उसे ज्ञानेश की कोई परवाह नहीं थी। भले ही ज्ञानेश उसकी पहचान जानता हो, तो क्या ज्ञानेश उससे बदला लेने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा भले ही ज्ञानेश उससे बदला ले, विराट को बिल्कुल भी डर नहीं था। जब से उसने बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 18वें स्तर को पार किया था, विशेष रूप से दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद उसे तृतीय विपत्ति लोक स्तर के योद्धाओं से कोई डर नहीं था। हालांकि ज्ञानेश श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था और उसकी युद्ध शक्ति शायद एक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के बराबर नहीं थी। फिर भी विराट बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि अब उसके पास न केवल दिव्य पंख तलवार व्यूह उसका छिपा हुआ पत्ता था, बल्कि उड़न मेघ धनुष भी था, जो पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र का एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई खजाना था। बेशक, हालांकि विराट ने अपने दिल में यह सोचा था, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। जिग्नेश आखिरकार श्वेत हिम संप्रदाय का एक शिष्य था, इसलिए उसके सामने बहुत अधिक डींगे हाँकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यद्यपि विराट ज्ञानेश से नहीं डरता था, लेकिन उसने ज्ञानेश को बहुत अधिक गंभीरता से लिया। उसने जिग्नेश के शब्दों में एक डर महसूस किया था। हाँ, डर। विराट स्पष्ट रूप से उस अचेतन डर को महसूस कर सकता था जो ज्ञानेश का नाम लेते समय जिग्नेश ने प्रदर्शित किया था। यहाँ तक कि कौशल और चंद्रिका का सामना करते समय भी जिग्नेश ने ऐसा नहीं दिखाया था, लेकिन यह तथ्य कि वह ज्ञानेश से इतना डरता था, यह सुझाव देता था कि ज्ञानेश जितना दिखाई देता था उससे कहीं अधिक जटिल था। उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ अज्ञात रहस्य छिपे थे। विराट के शब्द सुनकर जिग्नेश शुरू में कुछ और कहना चाहता था, क्योंकि वह वास्तव में विराट के प्रदर्शन की प्रशंसा करता था। लेकिन फिर उड़न मेघ डाकुओं के खिलाफ विराट के कार्यों को याद करते हुए जिग्नेश को अचानक लगा कि विराट का प्रदर्शन पूरी तरह से उचित था। तब उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा श्वेत वस्त्रधारी युवक कोई साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अकेले ही पूरे उड़न मेघ डाकू समूह का सफाया कर दिया था। उसकी ताकत के साथ उसके पास वास्तव में ज्ञानेश से डरने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ज्ञानेश भयानक था, लेकिन वह नहीं कर पाता जो विराट ने किया था, अकेले ही पूरे उड़न मेघ डाकू समूह को नष्ट करना। 5 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, क्या कोई इससे अधिक बोली लगाएगा? नीलामी घर के केंद्र में ऊंचे मंच पर मोहक रूप से सुंदर महिला ने ज्ञानेश और विराट की बातचीत समाप्त होने के बाद पूछना जारी रखा। उसने उनकी बातचीत के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि चुपचाप एक तरफ प्रतीक्षा की थी। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद ही उसने फिर से बात की। 5 अरब 90 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, मोहक रूप से सुंदर महिला के बोलते ही ज्ञानेश ने तुरंत अपनी बात रखी। हालांकि ऐसा रहस्यमय व्यक्ति कहीं से प्रकट हो गया था, लेकिन ज्ञानेश इस रक्षात्मक वस्त्र, जो कि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र था, को किसी और को आसानी से सौंपने को तैयार नहीं था। 6 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कीमत बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया। 6 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, ज्ञानेश ने दांत पीसते हुए कहा। 6 अरब 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने फिर से बोली, बढ़ाई। 6 अरब 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, 6 अरब 40 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। दोनों के लगातार बोली लगाने से रहस्यमय नीलम वस्त्र की कीमत तेजी से 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के खगोलीय आंकड़े तक पहुंच गई। दोनों को इतनी पागलों की तरह बोली लगाते देख पूरा नीलामी घर शांत हो गया। दोनों के इस अंधाधुंध खर्च से सभी योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह तो बस बहुत ही असाधारण था।
इस स्तर की नीलामी में पैसों की इस तरह बारिश करना अत्यंत दुर्लभ था। नहीं, सिर्फ अत्यंत दुर्लभ नहीं, बल्कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सदी में एक बार होने वाली नीलामी में कब किसी खजाने को इतनी बेतहाशा 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के स्तर तक धकेला गया था। सदी में एक बार होने वाली नीलामी तो छोड़िए, सहस्राब्दी में एक बार आयोजित होने वाली भव्य नीलामी में भी ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। 7 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य वाले चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। हालांकि दोनों ही चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र हैं, लेकिन उनके बीच भारी अंतर होता है। एक साधारण चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र की कीमत कुछ अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हो सकती है, लेकिन कुछ अत्यंत शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र दसियों अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक बिक सकते हैं। बेशक जो दसियों अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लायक हैं, वे श्वेत हिम महाद्वीप पर दुर्लभ हैं और वहां सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शायद ही कभी उस स्तर के खजाने तैयार करता है। इसका कारण यह है कि श्वेत हिम महाद्वीप अपेक्षाकृत कमजोर महाद्वीप है और यहाँ के चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा विशेष रूप से धनी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के अधिक धनी चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धाओं की कुल संपत्ति भी केवल 7 या 8 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के आसपास ही होती है। केवल श्वेत हिम संप्रदाय के उच्च स्तरीय बुजुर्गों के पास ही 10 अरब से अधिक की संपत्ति होने की संभावना है। ठीक इसी कारण से कि श्वेत हिम महाद्वीप पर इतने कम धनी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि उच्चतम गुणवत्ता वाले चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्रों की भी वहां अच्छी कीमत नहीं मिलती है। इसलिए जब तक कि यह एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी न हो, श्वेत हिम महाद्वीप का सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल आमतौर पर इस क्षमता के चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्रों की नीलामी नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ तक कि एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली नीलामी में भी श्वेत हिम महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में सैकड़ों अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य वाले चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र अत्यंत दुर्लभ है। यही कारण है कि जब रहस्यमय नीलम वस्त्र की कीमत 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई तो सभी इतने स्तब्ध रह गए। द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट कक्ष 18 में जब ज्ञानेश ने 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की बोली लगाई तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई। मूल्य प्रतियोगिता में इस बिंदु पर ज्ञानेश अब रहस्यमय नीलम वस्त्र के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, बल्कि वह केवल इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे खुद भारी नुकसान उठाना पड़े। यदि इसी तरह बोली जारी रही तो भले ही उसे अंततः रहस्यमय नीलम वस्त्र मिल जाए, उसे संभवतः एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी जो एक घाटे का सौदा बन जाएगा। हालांकि रहस्यमय नीलम वस्त्र बेहतर गुणवत्ता का था, लेकिन इसका मूल्य 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों पर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। आगे बोली लगाना अब सार्थक नहीं था। यह सोचकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बोली से हटने का फैसला किया। चूंकि आपको यह रहस्यमय नीलम वस्त्र बहुत पसंद है, तो मैं यह आपको सौंपता हूं, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट कक्ष 27 में ज्ञानेश एक मोड़ने वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसने विराट के शब्द सुने। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि द्विश्रेणी के विशिष्ट कक्ष 18 में रहस्यमय आदमी अचानक बोली लगाना बंद कर देगा। विराट की भविष्यवाणी सही थी। ज्ञानेश की बोली अब रहस्यमय नीलम वस्त्र प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से कीमत बढ़ाने के बारे में थी, ताकि विशिष्ट कक्ष 18 में रहस्यमय व्यक्ति को भारी संपत्ति खर्च करने के लिए मजबूर किया जा सके। जब रहस्यमय नीलम वस्त्र की कीमत 6 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक हो गई तो ज्ञानेश ने पहले ही इसे छोड़ दिया था। हालांकि वह धनी था, लेकिन वह इतनी अधिक कीमत चुकाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। वह केवल दूसरे पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करने के इरादे से बोली लगाना जारी रखे हुए था। हालांकि ज्ञानेश भूल गया कि इस तरह की भ्रामक चाल आसानी से उलटी पड़ सकती है और उसे फंसा सकती है। त्रिराक्षस गोली की कीमत बढ़ाने के लिए पंचरंग संप्रदाय के युवा गुरु लवेश का हश्र एक कड़ी चेतावनी थी। ज्ञानेश अति आत्मविश्वासी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लवेश का भाग्य अंततः उस पर भी पड़ेगा। इस पल ज्ञानेश घबरा गया। मित्र, आप केवल 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर भी खर्च नहीं कर सकते। क्या यह थोड़ा कायरतापूर्ण नहीं है? अगर बात बाहर गई तो यह काफी शर्मनाक होगा। द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में रहस्यमय आदमी को बोली जारी रखने के लिए ज्ञानेश को उकसावे का सहारा लेना पड़ा। यदि रहस्यमय आदमी ने फिर से बोली नहीं लगाई तो उसे खुद 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर चुकाने होंगे। 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उसे दिवालिया करने के लिए पर्याप्त थे। भले ही वह अंततः रहस्यमय नीलम वस्त्र जीत जाए, यह पूरी तरह से घाटा होगा। मैं तो बस एक गांव का गंवार हूं, आपकी संपत्ति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं सिर्फ एक राहगीर हूं और मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको यह रहस्यमय नीलम वस्त्र इतना पसंद है तो मैं केवल पीछे हट सकता हूं। ज्ञानेश के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पर उकसावे का उपयोग करना ज्ञानेश का पूरी तरह से गुमराह करने वाला कदम था। भले ही दूसरे लोग उसकी पहचान जान लें तो क्या? विराट को अपना चेहरा खोने, अपमानित होने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या झूठे सम्मान से पेट भर सकता है? पैसा ही वास्तविक मूर्त लाभ था। जो कोई भी विराट को जानता था वह जानता था कि उकसावा उस पर पूरी तरह से अप्रभावी था। उसकी मोटी चमड़ी पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रसिद्ध थी। अतिथि अतिथि होता है। यदि आपको वास्तव में यह रहस्यमय नीलम वस्त्र पसंद है तो मैं इसे आपको दे सकता हूं। यह देखकर कि उकसावा विफल हो गया है, ज्ञानेश ने विराट को आगे बोली लगाने के लिए, लुभाने के लिए अन्य तरीकों का प्रयास किया। कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बढ़िया वस्तु आपके लिए ही छोड़ दी जानी चाहिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर ज्ञानेश का चेहरा काफी काला पड़ गया। उसने सब कुछ आजमाया था, उकसावा, प्रलोभन, जबरदस्ती और नरम और कठोर रणनीति का संयोजन, लेकिन विराट अडिग रहा। अंततः विराट ने उस पर कोई ध्यान देना ही बंद कर दिया। यह देखकर ज्ञानेश का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वह वस्तुतः पागल हो रहा था। 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की खगोलीय राशि का भुगतान करने के विचार ने उसके दिल में भयानक दर्द पैदा कर दिया। वह कमीना, मुझे यह पता न चलने देना कि वह कौन है, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह कमीना एक भयानक मौत मरे। ज्ञानेश की क्रोध की सीमा न थी। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा नुकसान कभी नहीं झेला था। आज की घटनाएं उसके लिए एक असहनीय अपमान थी। न केवल वह 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक विशाल भाग्य खो देगा, बल्कि इतने सारे लोगों द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया था। ज्ञानेश कल्पना कर सकता था कि एक बार जब यह घटना फैलेगी तो यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक अमिट कलंक बन जाएगी। प्रतिष्ठित श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक अपने आप को पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में हंसी का पात्र बनते हुए सोचने ने ज्ञानेश के गुस्से को और भी असहनीय बना दिया। उसका चेहरा अत्यधिक आक्रोश से विकृत हो गया। उसकी आंखें उसके सामने द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट कक्ष 18 पर टिकी थीं।
जो असीम हत्या की मंशा से भरी थी। यदि उसकी आंखों में हत्या की मंशा साकार हो सकती तो विराट शायद पहले ही टुकड़ों में कट गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञानेश चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और वह दूसरे पक्ष की पहचान भी नहीं जानता था। 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। क्या कोई और उच्च बोली है? नीलामी के मंच पर मोहक रूप से सुंदर महिला ने यह सारा तमाशा देखने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। ज्ञानेश और विराट के बीच का विवाद उसके लिए अप्रासंगिक था। उसे केवल अपनी नीलामी का कार्य पूरा करना था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद किसी और को बोली लगाते न देखकर मोहक रूप से सुंदर महिला ने आगे कहा, 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 1 बार, 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 2 बार, 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार। ठीक है, चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, यह रहस्यमय नीलम वस्त्र द्वितीय श्रेणी के कक्ष 27 का हुआ। द्वितीय श्रेणी के कक्ष 27 के सम्मानित अतिथि को उनके मनचाहे खजाने को जीतने पर बधाई। मोहक महिला के शब्द सुनकर ज्ञानेश को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। शिवेंद्र, तुम्हारे पास कितने आध्यात्मिक पत्थर हैं? ज्ञानेश ने अपने पास खड़े आदमी से पूछा। उसका चेहरा स्याह था। 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, इतनी बड़ी रकम। भले ही वह अपनी जेब में मौजूद सभी आध्यात्मिक पत्थर निकाल ले, फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञानेश के पास अपने अनुयायियों की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, मेरे पास 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं, शिवेंद्र नामक व्यक्ति ने कहा। हालांकि वह केवल एक द्वितीय विपत्ति लोक का योद्धा था, लेकिन ज्ञानेश के साथ जुड़े होने के कारण उसकी संपत्ति साधारण द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, मेरे पास 25 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं, मेरे पास 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं, मेरे पास 17 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं। शिवेंद्र द्वारा अपने आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या बताने के बाद अन्य योद्धाओं ने भी अपने पत्थरों के बारे में बताया। ज्ञानेश के साथ 1 दर्जन के करीब योद्धा थे, जिनमें से आधे से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। उन सभी के आध्यात्मिक पत्थर मिलाकर लगभग 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हो गए। उनकी रिपोर्ट सुनने के बाद ज्ञानेश का पीला चेहरा थोड़ा नरम हो गया। उसके अनुयायियों के आध्यात्मिक पत्थर उसके स्वयं के पत्थरों के साथ मिलकर 7 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हो जाएंगे। इसका मतलब था कि उसे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नाराज करने की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में आवश्यक धन के बिना खजाने पर बोली लगाने के गंभीर परिणाम होंगे। यहां तक कि श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक और संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के पुत्र के रूप में वह इस तरह के परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। मुझे पहले पैसे उधार दे दो और यह मामला खत्म होने के बाद मैं तुम्हें चुका दूंगा, ज्ञानेश ने शांति से कहा। अपने अनुयायियों से पैसे उधार लेना कुछ ऐसा था जो ज्ञानेश ने पहले कभी नहीं किया था, और इसने उसे अत्यधिक शर्मिंदगी से भर दिया। ये लोग उसके पीछे किस लिए थे? केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। अब उसे अपने ही आदमियों से पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक विनाशकारी झटका था। लेकिन स्थिति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, आप क्या कह रहे हैं? आपका बोझ साझा करना हमारा कर्तव्य है, ज्ञानेश के बगल में खड़े शिवेंद्र ने यह सुनकर जल्दी से कहा। ज्ञानेश के चेहरे के भाव काफी नरम हो गए। हालांकि वह समझता था कि जबकि शिवेंद्र के शब्द सच थे, अंततः उसे पैसे तुरंत चुकाने होंगे, अन्यथा उसके अनुयायी निष्ठाहीन हो जाएंगे। श्वेत हिम संप्रदाय में वह अपने स्तर का एकमात्र विलक्षण योद्धा नहीं था। उसके अलावा 4 अन्य मुख्य शिष्य भी थे। ये 5 मुख्य शिष्य हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते थे। विशेष रूप से चंद्रिका, जो 5 मुख्य शिष्यों में से एक थी, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अन्य 3 मुख्य शिष्य या तो उससे कमतर पृष्ठभूमि से आते थे या पूरी तरह से अपनी साधना पर केंद्रित थे। उन्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल चंद्रिका की पृष्ठभूमि उसकी पृष्ठभूमि से बढ़कर थी और उसकी बुद्धिमत्ता भी कम दुर्जय नहीं थी। अगर यह मामला चंद्रिका के कानों तक पहुंच गया तो उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसे कमजोर करने का ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं देगी। सौभाग्य से वह महिला नीलामी में शामिल नहीं हुई, अन्यथा वह वास्तव में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट कक्ष 18 में। भाई विराट, आपने इस बार सच में ज्ञानेश को नाराज कर दिया है, जिग्नेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए कहा। मैं क्या कर सकता हूं? वह खुद ही यह मुसीबत लाया है, मैं जानबूझकर उसके जाल में नहीं कूद सकता, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लाचारी जताते हुए कहा। हालांकि भाई विराट, आपको भविष्य में अधिक सावधान रहना चाहिए। यह सबसे अच्छा है कि आज की घटनाएं बाहर न आए, अन्यथा ज्ञानेश के व्यक्तित्व को देखते हुए वह इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, पुनीत ने कहा। जब से वह ज्ञानेश को जानता था, उसने ज्ञानेश को कभी इतना बड़ा नुकसान उठाते नहीं देखा था। हमेशा दूसरे ही ज्ञानेश के हाथों नुकसान उठाते थे। वह कभी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे किसी और के हाथों नुकसान उठाना पड़ा हो। यहां तक कि अपनी बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता के लिए जानी जाने वाली चंद्रिका भी ज्ञानेश से बेहद सावधान रहती थी। वह उसके साथ इतने लंबे समय तक लड़ी थी और उसे कभी रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ था। ज्ञानेश विश्वासघाती और चालाक था, जिसके पास क्रूर तरीके थे, और उसका स्वभाव संकीर्ण मानसिकता वाला और प्रतिशोधी था। जो कोई भी उसे नाराज करता था, उसका अंत अच्छा नहीं होता था। ज्ञानेश के क्रूर तरीकों ने ही श्वेत हिम संप्रदाय के लोगों को उससे इतना भयभीत कर दिया था। मैं समझता हूं, याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई पुनीत। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धन्यवाद में अपने हाथ जोड़े। भाई विराट, आप बहुत दयालु हैं, पुनीत ने तुरंत उसी तरह से अभिवादन का उत्तर दिया। सब लोग हमारी पहचान का अनुमान लगाए जाने से रोकने के लिए, यदि आपके पास कोई भी खजाना है जिसे आप पसंद करते हैं तो बेझिझक उसका उल्लेख करें और मैं उनके लिए बोली लगाऊंगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल विचार करने के बाद कहा। वह खुद ज्ञानेश के प्रतिशोध से नहीं डरता था, लेकिन वह दूसरों को इसमें नहीं फंसाना चाहता था। यदि ज्ञानेश ने उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया तो पुनीत, जिग्नेश, गगन, गार्गी और अन्य लोगों के लिए श्वेत हिम संप्रदाय में आसान समय नहीं होगा। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई विराट। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। वे स्वाभाविक रूप से विराट के सुझाव से प्रसन्न थे। सच कहूं तो उन्हें भी डर था कि ज्ञानेश उनकी पहचान का अनुमान लगा लेगा। विराट के विपरीत वे ज्ञानेश का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वे जानते थे कि ज्ञानेश कितना भयानक था। ज्ञानेश द्वारा निशाना बनाया जाना एक दुःस्वप्न था। अब विराट के सुझाव ने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया। रहस्यमय नीलम वस्त्र बिकने के बाद नीलामी मंच पर मोहक और सुंदर महिला शेष खजानों की नीलामी की अध्यक्षता करती रही। रहस्यमय नीलम वस्त्र को नीलामी का एक प्रमुख आकर्षण माना गया था। निम्नलिखित जादुई खजाने बहुत अधिक साधारण लग रहे थे।
पहले नीलाम किए गए खजाने कम से कम तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों के स्तर के थे, लेकिन बाद में नीलाम किए गए कुछ जादुई खजाने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों के स्तर पर दिखाई देने लगे। अगला हम द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के एक पुतले की नीलामी करेंगे। एक दर्जन से अधिक खजानों की नीलामी के बाद इस बार मोहक रूप से सुंदर महिला ने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल पुतला उसके सामने आ गया। यह पुतला 100 फीट से अधिक लंबा था। इसका पूरा शरीर सुनहरे लोहे के रंग से चमक रहा था और इससे निकलने वाली आभा काफी शक्तिशाली थी। यद्यपि यह पुतला केवल एक द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र है, लेकिन इसकी युद्ध क्षमता एक ऐसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर है जिसने 12 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना किया है। कुछ कमजोर तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी इसके मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे। पुतले को बाहर निकालने के बाद मोहक रूप से सुंदर महिला ने अपना परिचय जारी रखा। मोहक महिला के शब्द सुनकर नीलामी घर में मौजूद योद्धा एक बार फिर उत्साह से भर उठे। इस बार उन्होंने इस खजाने पर जो ध्यान दिया वह पिछले खजानों से कम नहीं था। कई योद्धा पिछले तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों के आसपास के उत्साह को केवल देख सकते थे, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतने उच्च स्तर के खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के वित्तीय संसाधन थे। हालांकि द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक योद्धाओं की संख्या कहीं अधिक थी। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 में गगन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा, भाई विराट, क्या आप बाद में इस पुतले पर बोली लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मोहक महिला को द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र पुतला निकालते देख वह तुरंत सचेत हो गया था। यह खजाना ठीक वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। बेशक इस पुतले को खरीदने का उसका मुख्य कारण खुद के लिए नहीं था, बल्कि गार्गी के अस्तित्व के लिए एक छिपे हुए पत्ते के रूप में इसका उपयोग करना था। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद गार्गी की ताकत में काफी वृद्धि हुई, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह लोगों के एक व्यापक दायरे का सामना करेगी और बहुत मजबूत दुश्मनों का सामना करेगी। पहले जब गार्गी कमजोर थी तो जिन लोगों से वह मिलती थी वे बहुत उच्च स्तर के नहीं होते थे और वह अपनी ताकत से उनकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन अब महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसे जिस दुनिया का सामना करना पड़ेगा वह कहीं अधिक जटिल होगी। विशेष रूप से चूंकि गार्गी लगातार विराट के साथ जुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि उसे भविष्य में अत्यंत शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। विराट को श्वेत हिम महाद्वीप पर आए केवल 1 वर्ष ही हुआ है, फिर भी उसने एक से अधिक दुश्मन बना लिए हैं और उनमें से प्रत्येक एक दुर्जय व्यक्ति है। हालांकि गगन को गार्गी के विराट के साथ होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह उसके भविष्य की सुरक्षा को लेकर गहराई से चिंतित है। यहां तक कि जब वह विराट के दुश्मनों के बारे में सोचता है तो उसे निराशा और लाचारी की भावना महसूस होती है। सीधे सादे और भोली गार्गी की तो बात ही छोड़िए, अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली छिपे हुए पत्ते के बिना गार्गी के लिए भविष्य में अपनी सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल होगा। इसलिए जब उसने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के पुतले को बाहर लाते देखा तो गगन ने तुरंत इसे लेने का फैसला किया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई गगन, बस इसे मुझ पर छोड़ दो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। नीचे नीलामी मंच पर मोहक और सुंदर महिला ने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के पुतले का परिचय देने के बाद अंततः कहा, इस द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के पुतले के लिए शुरुआती कीमत 5 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है और प्रत्येक बोली 1 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से कम नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, आइए शुरू करें। द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजाने तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजानों की तुलना में बहुत सस्ते हैं। हालांकि इस पुतले की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है, जो एक ऐसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर है जो 12 आकाशीय बिजली के प्रहारों से बच गया है, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत अभी भी तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजानों की तुलना में कहीं नहीं ठहरती है। 6 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। सुंदर महिला के शब्द अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि किसी ने तुरंत बोली लगा दी, 7 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। पहली बोली के बाद दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। हालांकि जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने अपनी बोली लगाई, एक आवाज ने हर किसी के उत्साह को बुझा दिया। 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। इस बार 30 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर जोड़े गए। नोट, अंग्रेजी में यहां 30 करोड़ लिखा था, लेकिन 7 करोड़ से 10 करोड़ में 3 करोड़ ही जुड़ते हैं। फिर भी कथानक के अनुसार अनुवाद किया गया है। यह आवाज सुनकर पूरा नीलामी घर तुरंत शांत हो गया और सभी की निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जहां से आवाज आई थी। हालांकि यह देखकर जिन योद्धाओं ने शुरू में बोली लगाने का इरादा किया था वे तुरंत शांत हो गए, क्योंकि इस बार बोली लगाने वाला वास्तव में द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 से था। सभी ने देखा था कि कक्ष 18 का रहस्यमय व्यक्ति रहस्यमय नीलम वस्त्र के लिए ज्ञानेश के खिलाफ बोली लगा रहा था। सभी जानते थे कि कक्ष 18 का रहस्यमय व्यक्ति एक अविश्वसनीय रूप से धनी दिग्गज था। वे लोग 6 अरब से अधिक की बोली लगा सकते हैं। उनके जैसे साधारण योद्धाओं के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए वित्तीय संसाधन कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने देखा कि बोली द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 से आई है, तो जो योद्धा शुरू में नीलामी में भाग लेना चाहते थे उन्होंने कीमत बढ़ाने या परेशानी पैदा करने के विचार का मनोरंजन करने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार ज्ञानेश का भाग्य एक चेतावनी भरी कहानी थी। कीमत बढ़ाने की हिम्मत करना और इस रहस्यमय व्यक्ति के साथ परेशानी पैदा करने का अंत शायद धोखा खाने और यह जाने बिना ही मरने में होगा कि ऐसा कैसे हुआ। द्वितीय श्रेणी का कक्ष 27। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, क्या हमें बोली लगानी चाहिए? ज्ञानेश के बगल में खड़े शिवेंद्र नामक व्यक्ति ने तुरंत ज्ञानेश की ओर मुड़कर पूछा, जब उसने देखा कि द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के रहस्यमय व्यक्ति ने बोली लगाई है। क्या तुम्हें इस पुतले में बहुत दिलचस्पी है? ज्ञानेश ने उसकी ओर मुड़कर देखा और भावशून्य होकर पूछा, नहीं, मुझे इस पुतले में विशेष रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि हम बोली लगाकर कीमत बढ़ा सकते हैं और उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिवेंद्र ने जल्दी से कहा, क्या होगा यदि हम एक निश्चित स्तर तक कीमत बढ़ा दें और वह अचानक बोली लगाना बंद कर दे? ज्ञानेश ने भावशून्य होकर पूछा। ओह, यह। ज्ञानेश के शब्द सुनकर शिवेंद्र एक पल के लिए अवाक रह गया। जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि का पता न लगा लें उसे मत उकसाओ, ज्ञानेश ने भावशून्य होकर कहा। उसे पहले ही द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में रहस्यमय व्यक्ति द्वारा एक बार धोखा दिया जा चुका था। वह संभवतः फिर से उसी चाल में कैसे फंस सकता था? द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 का वह रहस्यमय व्यक्ति रहस्यमय नीलम वस्त्र जैसे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र को भी आसानी से छोड़ सकता था, तो एकमात्र द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र पुतले की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा व्यक्ति जो इसे आसानी से ले सकता है और आसानी से छोड़ सकता है, उससे निपटना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए ये खजाने कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसे उसे पूरी तरह से प्राप्त करना ही था। उसके निर्णय पूरी तरह से इस बात पर आधारित थे कि यह सार्थक है या नहीं। वह द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट कक्ष संख्या 18 में रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। वह उस व्यक्ति की पहचान, ताकत, संपत्ति या यहां तक कि उसके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ नहीं जानता था।
एक साधारण व्यक्ति के साथ इस तरह के अज्ञान से बहुत चिंता नहीं होती। हालांकि विशिष्ट कक्ष संख्या 18 में यह रहस्यमय व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। केवल एक मुठभेड़ के बाद ही ज्ञानेश ने पहले ही गहराई से महसूस कर लिया था कि यह व्यक्ति कितना दुर्जय था। वह एक अत्यंत कठिन प्रतिद्वंद्वी था, यहां तक कि उसके द्वारा पहले कभी भी सामना किए गए किसी भी प्रतिद्वंद्वी से भी अधिक भयानक। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पता लगाने से पहले ज्ञानेश ने फिर से जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह इस रहस्यमय व्यक्ति से नफरत करता था, लेकिन उसकी नफरत ने उसके फैसले को धुंधला नहीं किया था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई भी जल्दबाजी भरा कदम केवल भारी नुकसान और अपमान का ही परिणाम देगा। यहां तक कि ज्ञानेश ने द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में रहस्यमय व्यक्ति के खिलाफ आसानी से बोली लगाने की हिम्मत नहीं की, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह कहा जाना चाहिए कि रहस्यमय नीलम वस्त्र के लिए ज्ञानेश के खिलाफ विराट की बोली के दृश्य का नीलामी घर में सभी योद्धाओं पर भारी निवारक प्रभाव पड़ा था। इस निवारक के तहत किसी ने भी द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में रहस्यमय व्यक्ति के खिलाफ आसानी से बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। जानबूझकर परेशानी पैदा करने की तो बात ही छोड़ दें, कहीं ऐसा न हो कि वे दूसरों को धोखा देने में विफल रहें और इसके बजाय खुद को परेशानी में डाल लें। इसलिए विराट द्वारा 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत पुकारने के बाद पूरा नीलामी घर पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। द्वितीय श्रेणी का कक्ष 18 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, क्या कोई उच्च बोली है? मोहक और सुंदर महिला ने यह देखकर कि कोई नहीं बोल रहा है, तुरंत नीलामी घर में भीड़ की ओर देखा और पूछा। काफी देर तक इंतजार करने और यह देखने के बाद कि कोई भी नहीं बोल रहा है, मोहक और सुंदर महिला के पास पुकारना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक बार, 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर दो बार, 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर तीन बार। ठीक है, चूंकि कोई बोली नहीं लगा रहा है, तो द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र का यह पुतला द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 का है। द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के सम्मानित अतिथि को अपना मनचाहा खजाना जीतने पर बधाई। दरअसल वह इस कीमत से ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उसके अनुमान के अनुसार द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के इस पुतले की युद्ध क्षमता के आधार पर यह कम से कम 15 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए था, और थोड़ी किस्मत से यह कीमत 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर तक भी बढ़ा सकता था। अब इसे 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में ले लिया गया था और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल वास्तव में घाटे में था। लेकिन दुर्भाग्य से इस नीलामी में किसी ने भी बोली लगाना जारी नहीं रखा, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के अंदर, भाई विराट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गगन ने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के पुतले को नीलाम होते देखते ही श्वेत वस्त्रधारी विराट को धन्यवाद दिया। इतनी कम कीमत पर द्वितीय श्रेणी के दिव्य अस्त्र इस पुतले को हासिल करके उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। सामान्य परिस्थितियों में इतने अच्छे पुतले को इतनी कम कीमत पर खरीदना बिल्कुल असंभव होगा। गगन यह भी देख सकता था कि इस सफलता का कारण रहस्यमय नीलम वस्त्र के लिए ज्ञानेश के साथ विराट के पहले हुए बोली युद्ध से संबंधित था, जिसने नीलामी घर में सभी योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया था। भाई गगन, आप बहुत दयालु हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। पुतले, जो कि एक द्वितीय श्रेणी का दिव्य अस्त्र है, को प्राप्त करने के बाद नीलामी जारी रही। इसके बाद नीलामी में एक के बाद एक खजाने सामने आए। इन खजानों में जादुई हथियार, गोलियां, पुतले, ताबीज, आध्यात्मिक अयस्क, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, साधना तकनीकें, युद्ध कला कौशल और यहां तक कि आध्यात्मिक जानवर भी शामिल थे। विभिन्न खजाने चकाचौंध करने वाले और विविध थे, जिससे हर किसी की आंखें घूम गईं। नीलाम किए गए खजानों में पुनीत, जिग्नेश और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं की कई बार नजर गई, और उन सभी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से उनकी ओर से बोली लगाने और अपनी मनचाही वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए कहा। हर बार जब विराट ने बोली लगाई तो उसने पूरे नीलामी घर को स्तब्ध कर दिया, जिससे अन्य योद्धाओं को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब यह था कि विराट ने जिन खजानों की बोली लगाई वे अक्सर सामान्य से बहुत कम कीमत पर बेचे जाते थे। इस दृश्य ने पुनीत, जिग्नेश और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को प्रसन्न कर दिया। विराट ने जिन खजानों को हासिल करने में उनकी मदद की, उससे उनके काफी पैसे बचे। आमतौर पर इन खजानों को खरीदने में उन्हें कहीं अधिक लागत आती। नीलामी एक जीवंत और उत्साही माहौल में जारी रही। नीलामी में दिखाई देने वाले खजानों में वे खजाने भी शामिल थे जिनकी उन्हें इच्छा थी, और वे भी जिन्हें उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलामी के लिए सौंपा था। उनके द्वारा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलामी के लिए सौंपे गए कुछ खजाने उन्हें सीधे गिल्ड को बेचे जाने की तुलना में कहीं अधिक कीमत पर बेचे गए, जबकि कुछ सामान्य से कम कीमत पर बेचे गए। हालांकि कुल मिलाकर अधिकांश खजाने अधिक कीमतों पर बेचे गए। अपने मनचाहे खजानों को कम कीमतों पर बिकते देखकर और अपने सौंपे गए सामानों को अपेक्षाकृत अधिक कीमतें प्राप्त करते देखकर श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि विराट का अनुसरण करने के बाद से वे अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे हैं और उन्हें भारी लाभ मिल रहा है। विराट से मिलने के 10 वर्षों में उन्होंने अपने पूरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक पैसा कमाया था। अगला, हम एक ऐसी अद्वितीय विद्या की नीलामी करेंगे जो पूरे सुवर्ण भूमि लोक में प्रसिद्ध है, पवन देव बाण विद्या। पवन देव बाण विद्या, यह अद्वितीय विद्या शायद सभी को परिचित है, हालांकि मैं अभी भी आपको इससे फिर से परिचित कराऊंगी। पवन देव बाण विद्या सुवर्ण भूमि लोक के प्रसिद्ध पवन देव सम्राट द्वारा बनाई गई थी, और यह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली विद्या है। यदि आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं तो आप अपने साथियों के बीच पूरी तरह से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली विद्या है। यदि आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं तो आप अपने साथियों के बीच पूरी तरह से अजेय होंगे। नीलामी के मंच पर मोहक रूप से सुंदर महिला ने अपना हाथ खोला और एक पांडुलिपि तुरंत उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगी। उसने तकनीक का परिचय देते हुए मुस्कुराहट के साथ नीलामी घर में भीड़ की ओर देखा। हालांकि यद्यपि जिस विद्या का वह परिचय दे रही थी वह प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन पूरे नीलामी घर में मौजूद योद्धाओं ने पवन देव बाण विद्या में बहुत कम रुचि दिखाई। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 में श्वेत वस्त्रधारी विराट मोहक रूप से सुंदर महिला के शब्दों को सुनकर चकित रह गया। आखिर यह पवन देव बाण विद्या क्या है? महिला के शब्दों को देखते हुए यह पूरे सुवर्ण भूमि लोक में प्रसिद्ध कोई चीज थी जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रही थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में विराट की समझ अभी भी सीमित थी। पूरे सुवर्ण भूमि लोक की तो बात ही छोड़िए, दक्षिणी स्वर्ग मंडल पहले से ही उसके लिए अविश्वसनीय रूप से दूर था, और सुवर्ण भूमि लोक वर्तमान में एक अप्राप्य अस्तित्व था। पूरे सुवर्ण भूमि लोक में प्रसिद्ध एक तकनीक अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए, लेकिन श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी जगह में नीलामी में ऐसी तकनीक कैसे आ सकती है? यह संभावना नहीं थी कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल इसकी क्षमताओं को मनगढ़ंत या बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा।
आखिरकार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से स्थापित थी। भाई पुनीत, क्या आप इस पवन देव बाण विद्या की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने बगल में पुनीत की ओर मुड़ा। उसका दिमाग संदेह से भरा था। इस तरह की एक शक्तिशाली तकनीक को सिद्धांत रूप में बहुत उत्साह और उन्माद पैदा करना चाहिए था, लेकिन उपस्थित सभी योद्धाओं की प्रतिक्रियाएं उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थीं। ऐसा लग रहा था कि वे इस पवन देव बाण विद्या के बारे में पहले से ही जानते थे। इसके अलावा मोहक और सुंदर महिला के लहजे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पवन देव बाण विद्या की एक से अधिक बार नीलामी हो चुकी थी। क्या भाई विराट, क्या आपको इस पवन देव बाण विद्या में दिलचस्पी है? पुनीत ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा। नीलामीकर्ता ने जो कहा उसे देखते हुए यह एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक होनी चाहिए। हालांकि हर किसी की प्रतिक्रिया थोड़ी असामान्य लगती है। क्या यह हो सकता है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। पवन देव बाण विद्या वास्तव में एक अद्वितीय विद्या है जो पूरे सुवर्ण भूमि लोक को हिला देती है। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और भी हैरान हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला, यह कौशल अत्यंत महंगा है, और दूसरा, इसकी साधना की कठिनाई अत्यंत उच्च है। बहुत पहले श्वेत हिम महाद्वीप की कई शक्तिशाली हस्तियों ने इस कौशल के लिए बोली लगाई थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी इसकी साधना करने में सफल नहीं हुआ। पुनीत ने समझाया। श्वेत हिम महाद्वीप जैसी जगह में इस क्षमता के कौशल की नीलामी क्यों की जाएगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अभी भी पूछा। वह कुछ हैरान था। श्वेत हिम महाद्वीप की शक्ति निस्संदेह शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में कई गुना अधिक है, लेकिन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तुलना में यह अभी भी महत्वहीन है। पूरे सुवर्ण भूमि लोक से तुलना करने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि सुवर्ण भूमि लोक के बारे में विराट की समझ वर्तमान में सीमित है। वह अपने पास मौजूद सीमित जानकारी से जानता है कि सुवर्ण भूमि लोक की ताकत निश्चित रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बराबर नहीं है। आखिरकार सुवर्ण भूमि लोक में दक्षिणी स्वर्ग मंडल जैसे 3000 तारा मंडल हैं। अकेले दक्षिणी स्वर्ग मंडल की विशालता ही अकल्पनीय है। यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ तक कि एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्व से पश्चिम तक उड़ान भरने में लाखों वर्ष लगेंगे। इसकी विशालता वास्तव में आश्चर्यजनक है। जहां तक सुवर्ण भूमि लोक का सवाल है, अपने 3000 मंडलों के साथ इसका विशाल आकार विराट की वर्तमान समझ से परे है। यह पूरी तरह से हैरान करने वाला है कि पूरे सुवर्ण भूमि लोक में प्रसिद्ध एक सर्वोच्च तकनीक श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी जगह में नीलाम की जाएगी। विशिष्ट कारण मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की हर शाखा इस अद्वितीय कौशल की नीलामी करती है। हालांकि विभिन्न महाद्वीपों पर विभिन्न शाखाओं द्वारा नीलाम की जाने वाली पवन देव बाण विद्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। श्वेत हिम महाद्वीप पर हमारी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा आमतौर पर पवन देव बाण विद्या के सबसे बुनियादी पहले खंड की नीलामी करती है। पुनीत ने समझाया। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट अंततः समझ गया कि क्या चल रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हर महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की हर शाखा द्वारा ऐसे अद्वितीय कौशल की नीलामी क्यों की जाएगी। वह कम से कम इतना निश्चित हो सकता था कि यह कौशल नकली नहीं था। यह सोचकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नीलामी मंच पर मोहक रूप से सुंदर महिला की ओर देखा। पांडुलिपि उसके हाथ के ऊपर तैर रही थी और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा ललचा गया। अपने शुरुआती साधना के दिनों में उसने तीरंदाजी का भी अभ्यास किया था। इसके अलावा जब उसकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी तो तीरंदाजी लगभग उसका सबसे शक्तिशाली छिपा हुआ पत्ता था। अतीत में उसने अपने तीरंदाजी कौशल से अनगिनत जानलेवा संकटों पर काबू पाया था। हालांकि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसने जिन तीरंदाजी तकनीकों का अभ्यास किया था वे धीरे धीरे अपर्याप्त होती गईं। विराट ने तीरंदाजी के लिए युद्ध कला तकनीकों को खोजने की भी कोशिश की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे संतुष्ट कर सके। इसलिए लंबे समय से विराट ने तीरंदाजी का अभ्यास नहीं किया था। अब एक ऐसी अद्वितीय तकनीक जो पूरे सुवर्ण भूमि लोक को हिला देती थी उसके सामने प्रकट हुई थी, और विराट स्वाभाविक रूप से बहुत ललचा गया था। इसके अलावा जब उसने उड़न मेघ डाकू गांव के मुखिया को मार डाला तो उसे पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक जादुई हथियार उड़न मेघ धनुष भी मिला था, जिसके लिए अभी भी उसके पास उपयोग करने के लिए तीरंदाजी तकनीक का अभाव था। हालांकि उड़न मेघ धनुष अभी भी संबंधित युद्ध कला तकनीक के बिना बड़ी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। यदि इसे एक उपयुक्त युद्ध कला तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो उड़न मेघ धनुष को और भी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। एक अच्छी युद्ध कला तकनीक को अपनी सबसे मजबूत शक्ति को प्रकट करने के लिए एक अच्छे जादुई हथियार की आवश्यकता होती है। इसी तरह यहां तक कि एक अच्छे जादुई हथियार को भी अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट करने के लिए युद्ध कला की आवश्यकता होती है। यह नीलामी पवन देव बाण विद्या के पहले खंड के लिए है। शुरुआती कीमत 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है, और प्रत्येक बोली कम से कम 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, आइए शुरू करें। नीलामी मंच पर मोहक रूप से सुंदर महिला ने पवन देव बाण विद्या का परिचय देने के बाद नीलामी शुरू होने की घोषणा की। हालांकि उसके कीमत पुकारने के बाद पूरे नीलामी घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पवन देव बाण विद्या के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। मोहक रूप से सुंदर महिला ने नीलामी घर में भीड़ पर नजर डाली। उनकी प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुई। योद्धाओं की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से सामान्य थीं। पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में इस स्तर की अनगिनत नीलामियां आयोजित की गई थीं, लेकिन पवन देव बाण विद्या कभी भी 3 बार से अधिक सफलतापूर्वक नहीं बेची गई थी। वह इस स्थिति की आदी हो चुकी थी। जैसे ही वह पवन देव बाण विद्या को दूर रखने वाली थी और अगले खजाने पर बोली लगाने की तैयारी करने वाली थी, नीलामी घर में अचानक एक आवाज गूंज उठी। 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। यह आवाज सुनकर मोहक रूप से सुंदर महिला चौंक गई। उसने अचानक आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 का रहस्यमय व्यक्ति था। यह देखकर मोहक रूप से सुंदर महिला की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 का रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में पवन देव बाण विद्या के लिए बोली लगाएगा। आखिरकार द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के रहस्यमय व्यक्ति और ज्ञानेश के बीच की बातचीत से यह स्पष्ट था कि यह रहस्यमय व्यक्ति श्वेत हिम महाद्वीप का नहीं लगता था, बल्कि केवल एक राहगीर था। यदि वह किसी उच्च स्तर के महाद्वीप का योद्धा था तो वह श्वेत हिम महाद्वीप में क्यों आएगा और पवन देव बाण विद्या के लिए बोली लगाएगा? आखिरकार श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नीलाम की गई पवन देव बाण विद्या में केवल सबसे बुनियादी पहला खंड शामिल था, जबकि उच्च स्तर के महाद्वीपों के पास इससे भी अधिक उन्नत तकनीकें थीं।
यदि उसे पवन देव बाण विद्या में रुचि थी तो उसने अधिक उन्नत महाद्वीपों में से किसी एक पर इसके लिए बोली क्यों नहीं लगाई। इस समय मोहक और सुंदर महिला को संदेह की एक टीस महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि यद्यपि वह संदेह से भरी हुई थी, उसने जोर से नहीं पूछा। इसके बजाय उसने नीलामी घर में अन्य योद्धाओं की ओर देखा और पूछा, द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 से बोली 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है, क्या कोई और है जो अधिक बोली लगाएगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने और यह देखने के बाद कि कोई नहीं बोल रहा है, उसने आगे कहा, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक बार, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर दो बार, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार। ठीक है, चूंकि किसी और ने बोली नहीं लगाई है तो पवन देव बाण विद्या का पहला खंड द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के सम्मानित अतिथि का हुआ। द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 के सम्मानित अतिथि को एक बार फिर अपना मनचाहा खजाना जीतने पर बधाई। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। गोलाकार इमारत की शीर्ष 4 मंजिलों में कई निजी कक्ष थे। सबसे निचले स्तर के कक्ष संभवतः विशिष्ट चतुर्थ श्रेणी कक्ष थे, जबकि सबसे उच्च स्तर के कक्ष संभवतः सबसे प्रतिष्ठित विशिष्ट प्रथम श्रेणी कक्ष थे। उसका विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष संख्या 18 विशिष्ट प्रथम श्रेणी कक्षों के ठीक नीचे वाली मंजिल पर स्थित था। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल नीलामी घर में लगभग सबसे प्रतिष्ठित कक्ष होने। उसने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं पूछा। फिर भी उसने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने नीलामी भवन में उपस्थित अन्य योद्धाओं की ओर देखा और बोली, विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की बोली लगी है, क्या कोई और इससे अधिक बोली लगाना चाहेगा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक बार, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर दो बार, 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर 3 बार। ठीक है, चूंकि किसी अन्य ने बोली नहीं लगाई है तो पवन देव बाण विद्या का पहला खंड विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 के सम्मानित अतिथि का हुआ। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 के सम्मानित अतिथि को एक बार फिर अपना मनचाहा खजाना जीतने पर बहुत बहुत बधाई। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18। भाई विराट, क्या आपने सच में पवन देव बाण विद्या के लिए बोली लगाई है। जिग्नेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ उलझन में पूछा। वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जिग्नेश ने कहा। 21 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में चतुर्थ विपत्ति लोक स्तर की कोई सर्वोच्च विद्या खरीदी जा सकती है, लेकिन पवन देव बाण विद्या के पहले खंड से अधिक तृतीय विपत्ति लोक तक ही साधना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल करना अत्यंत कठिन माना जाता है। यद्यपि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हर महाद्वीप पर पवन देव बाण विद्या की नीलामी करता है और इतने वर्षों में कई योद्धाओं ने इसे खरीदा भी है, लेकिन मैंने आज तक शायद ही किसी को वास्तव में इसे सीखते हुए सुना है। आपके 21 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर बस व्यर्थ ही चले जाएंगे। वरिष्ठ भाई जिग्नेश, आप भाई विराट के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिग्नेश की बातें सुनकर गार्गी ने कुछ असंतोष के साथ कहा, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग इसे नहीं सीख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि भाई विराट भी नहीं सीख सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई विराट पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर लेंगे। गार्गी के शब्द सुनकर जिग्नेश अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आह भरी। प्रेम सचमुच इंसान को अंधा कर देता है, यह कहावत बिल्कुल सत्य थी। गार्गी नाम की यह लड़की अब पूरी तरह से विराट पर ही केंद्रित थी और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। उसकी नजरों में विराट मानो सर्वशक्तिमान था। हालांकि उस पर उसके इस अटूट विश्वास के बावजूद वह उसे पवन देव बाण विद्या नहीं सिखा सकती थी। यद्यपि विराट की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, फिर भी जिग्नेश को विश्वास नहीं था कि वह इस विद्या को सीख पाएगा। आखिरकार विराट की वह राक्षसी प्रतिभा केवल श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह के सापेक्ष ही थी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जिग्नेश का मानना था कि ऐसे कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं जिनकी प्रतिभा विराट से कम नहीं है। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं, फिर भी बहुत कम लोग पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर पाते हैं। उसे विश्वास नहीं था कि विराट इतना कठिन काम कर सकता है। जिग्नेश की बातें सुनकर विराट बस मुस्कुरा दिया और उसने कोई बहस नहीं की। उसे इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि वह पवन देव बाण विद्या सीख पाएगा या नहीं। क्या उसका निर्मल अवतार इस विद्या को सीख पाएगा, यह बात विराट के लिए अनिश्चित थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसका मुख्य शरीर ऐसा कर सकता है। जब से उसके मुख्य शरीर ने अनंत अराजकता सम्राट तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया था, तब से ऐसी कोई भी युद्ध कला नहीं थी जिसे उसका मुख्य शरीर न सीख पाया हो। यहां तक कि पाताल दृष्टि जैसी कठिन युद्ध कला को भी उसका मुख्य शरीर सीख सकता था, तो अन्य विद्याओं की तो बात ही क्या।
एक बार उसके मुख्य शरीर के इसे सीख लेने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार की साधना करना बहुत आसान हो जाएगा। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 27। ज्ञानेश ने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 की ओर देखा। उसकी निगाहों में प्रकाश और छाया के बीच का द्वंद्व चल रहा था। जब विराट ने अपनी चाल चली और पवन देव बाण विद्या जीत ली तो उसे विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान को लेकर नए संदेह होने लगे। यदि यह व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय महाद्वीप से आया था तो वह भला श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर पवन देव बाण विद्या के लिए बोली क्यों लगाएगा? आखिरकार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लगभग हर महाद्वीप पर पवन देव बाण विद्या की नीलामी की जाती थी। यदि उसे वास्तव में पवन देव बाण विद्या में रुचि होती तो वह इसे खरीदने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर इतनी दूर आने की परेशानी नहीं उठाता। क्या वह श्वेत हिम महाद्वीप से भी निचले स्तर के किसी महाद्वीप से हो सकता है? लेकिन इस नक्षत्र प्रणाली में जहां श्वेत हिम महाद्वीप स्थित है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इससे अधिक कमजोर हो? ऐसा लगता है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप को छोड़कर श्वेत हिम महाद्वीप से कमजोर कोई अन्य महाद्वीप नहीं है, है ना? क्या यह व्यक्ति शक्ति सिंधु महाद्वीप से हो सकता है? लेकिन अगर वह शक्ति सिंधु महाद्वीप का कोई गंवार है तो उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आएगी? इस नक्षत्र प्रणाली में शक्ति सिंधु महाद्वीप का पिछड़ापन और गरीबी जगजाहिर है। यह एक सवालिया निशान है कि क्या पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की सारी संपत्ति मिलकर भी 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर जुटा सकती है? रहस्यमय नीलम वस्त्र के स्तर के जादुई खजाने के लिए मेरे खिलाफ बोली लगाने का आत्मविश्वास उसे कहां से मिला? इसके अलावा विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के इस कक्ष 18 के रहस्यमय व्यक्ति ने पवन देव बाण विद्या पर बोली लगाने से पहले ही कई खजानों पर बोली लगा दी थी। वे सभी खजाने मिलकर लगभग 3 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। पवन देव बाण विद्या के लिए 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को मिला दें तो इस नीलामी में उसका खर्च 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को पार कर चुका है। श्वेत हिम महाद्वीप के कई चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के पास भी शायद इतनी संपत्ति न हो। शक्ति सिंधु महाद्वीप के किसी गंवार की तो बात ही छोड़िए। यह सोचकर ज्ञानेश का हृदय और भी अधिक शंकाओं से भर गया। उसने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया, लेकिन वह विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति की पृष्ठभूमि का अनुमान नहीं लगा सका। विराट द्वारा पवन देव बाण विद्या जीतने के बाद नीचे नीलामी जारी रही। बाद की नीलामियों में विराट ने शायद ही कोई चाल चली। विराट को यह नहीं पता था कि पवन देव बाण विद्या जीतने के उसके इस कदम ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल एक भव्य कक्ष में एक गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र का व्यक्ति आंखें बंद किए पालथी मारकर बैठा था। इसी क्षण सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का एक प्रबंधक कक्ष के बाहर से अंदर आया। अध्यक्ष महोदय को सूचित करना है कि पवन देव बाण विद्या नीलामी में बिक चुकी है। प्रबंधक ने कक्ष के मध्य में ऊंचे चबूतरे पर बैठे उस अधेड़ व्यक्ति को आदरपूर्वक सिर झुकाकर सूचना दी। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्वेत हिम महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा का अध्यक्ष एकांश था। प्रबंधक की बात सुनकर एकांश ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पवन देव बाण विद्या किसने खरीदी है? उसकी सटीक पहचान अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ आया था। आधा महीने पहले उसने हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से भारी मात्रा में रहस्यमय विद्युत पत्थर खरीदे थे, प्रबंधक ने कहा। वह श्वेत हिम महाद्वीप से नहीं है? यह सुनकर एकांश ने त्योरियां चढ़ाईं। हमारी जांच के अनुसार उसे यहां का नहीं होना चाहिए। हम अभी उसकी पहचान नहीं जानते हैं क्योंकि वह बहुत अचानक सामने आया है, इसलिए उसकी स्थिति की ओर जांच करने की आवश्यकता है, प्रबंधक ने कहा। हम उसकी साधना का स्तर कितना ऊंचा है? एकांश ने पूछने से पहले कुछ क्षण विचार किया। हमारे अवलोकन के आधार पर उसे अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा होना चाहिए, प्रबंधक ने कहा। क्या अर्ध महाविपत्ति लोक का एक योद्धा? यह सुनकर एकांश चकित रह गया। बिल्कुल सही। अगर उसने अपनी साधना का स्तर नहीं छिपाया है तो संभवतः वह वही है, प्रबंधक ने कहा। अर्ध महाविपत्ति लोक के एक योद्धा को पवन देव बाण विद्या पर बोली लगाने के लिए इतनी संपत्ति कहां से मिली? एकांश ने संदेहपूर्वक पूछा। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी का कक्ष 18। भाई विराट, क्या आपने सच में पवन देव बाण विद्या के लिए बोली लगाई है? जिग्नेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और आश्चर्य से कहा। क्या कोई समस्या है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ उलझन के साथ पूछा। वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जिग्नेश ने कहा।
21 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में चतुर्थ विपत्ति लोक स्तर की कोई सर्वोच्च विद्या खरीदी जा सकती है, लेकिन पवन देव बाण विद्या के पहले खंड से अधिक तृतीय विपत्ति लोक तक ही साधना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल करना अत्यंत कठिन माना जाता है। यद्यपि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हर महाद्वीप पर पवन देव बाण विद्या की नीलामी करता है और इतने वर्षों में कई योद्धाओं ने इसे खरीदा भी है, लेकिन मैंने आज तक शायद ही किसी को वास्तव में इसे सीखते हुए सुना है। आपके 21 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर बस व्यर्थ ही चले जाएंगे। वरिष्ठ भाई जिग्नेश, आप भाई विराट के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिग्नेश की बातें सुनकर गार्गी ने कुछ असंतोष के साथ कहा, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग इसे नहीं सीख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि भाई विराट भी नहीं सीख सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई विराट पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर लेंगे। गार्गी के शब्द सुनकर जिग्नेश अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आह भरी। प्रेम सचमुच इंसान को अंधा कर देता है। यह कहावत बिल्कुल सत्य थी। गार्गी नाम की यह लड़की अब पूरी तरह से विराट पर ही केंद्रित थी और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। उसकी नजरों में विराट मानो सर्वशक्तिमान था। हालांकि उस पर उसके इस अटूट विश्वास के बावजूद वह उसे पवन देव बाण विद्या नहीं सिखा सकती थी। यद्यपि विराट की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, फिर भी जिग्नेश को विश्वास नहीं था कि वह इस विद्या को सीख पाएगा। आखिरकार विराट की वह राक्षसी प्रतिभा केवल श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह के सापेक्ष ही थी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जिग्नेश का मानना था कि ऐसे कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं जिनकी प्रतिभा विराट से कम नहीं है। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं, फिर भी बहुत कम लोग पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर पाते हैं। उसे विश्वास नहीं था कि विराट इतना कठिन काम कर सकता है। जिग्नेश की बातें सुनकर विराट बस मुस्कुरा दिया और उसने कोई बहस नहीं की। उसे इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि वह पवन देव बाण विद्या सीख पाएगा या नहीं। क्या उसका निर्मल अवतार इस विद्या को सीख पाएगा? यह बात विराट के लिए अनिश्चित थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसका मुख्य शरीर ऐसा कर सकता है। जब से उसके मुख्य शरीर ने अनंत अराजकता सम्राट तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया था, तब से ऐसी कोई भी युद्ध कला नहीं थी जिसे उसका मुख्य शरीर न सीख पाया हो। यहां तक कि पाताल दृष्टि जैसी कठिन युद्ध कला को भी उसका मुख्य शरीर सीख सकता था, तो अन्य विद्याओं की तो बात ही क्या। एक बार उसके मुख्य शरीर के इसे सीख लेने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार की साधना करना बहुत आसान हो जाएगा। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 27। ज्ञानेश ने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 की ओर देखा। उसकी निगाहों में प्रकाश और छाया के बीच का द्वंद्व चल रहा था। जब विराट ने अपनी चाल चली और पवन देव बाण विद्या जीत ली, तो उसे विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान को लेकर नए संदेह होने लगे। यदि यह व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय महाद्वीप से आया था, तो वह भला श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर पवन देव बाण विद्या के लिए बोली क्यों लगाएगा? आखिरकार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लगभग हर महाद्वीप पर पवन देव बाण विद्या की नीलामी की जाती थी। यदि उसे वास्तव में पवन देव बाण विद्या में रुचि होती, तो वह इसे खरीदने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर इतनी दूर आने की परेशानी नहीं उठाता। क्या वह श्वेत हिम महाद्वीप से भी निचले स्तर के किसी महाद्वीप से हो सकता है? लेकिन इस नक्षत्र प्रणाली में जहां श्वेत हिम महाद्वीप स्थित है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इस